अच्छा जी, लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी कंपेन्स के ऊपर। ठीक है, हम लोगों ने डिफाइन किया था कंपेन्स कितनी तरह की होती हैं। हम लोगों ने देखा था अवेयरनेस कंपेन किस लिए होती है। हमने देखा था कि अवेयरनेस कंपेन किस लिए होती है, एंगेजमेंट कंपेन किस लिए होती है, ट्रैफिक की किस लिए होती है, और ऐप प्रमोशन की किस लिए है, सेल की कंपेन किस लिए है। ठीक है, अब हमने देखना हम्म। है कि हम लोगों ने कोई भी कंपेन जब चलानी है तो हमने उसकी स्ट्रेटजी कैसे बनानी है। ठीक है, फर्ज करें मैं एक कंपेन चला रहा हूँ अवेयरनेस की, मैं चला रहा हूँ एंगेजमेंट की, मैं चला रहा हूँ ट्रैफिक की। मुझे कैसे पता चलेगा ब्रांड को लेके कि मैंने इस पे कौन सी कंपेन चलानी। तो हम लोगों ने पहले अवेयरनेस की और एंगेजमेंट की चलाई कि वो क्यों चलती है। नेक्स्ट आप लोगों का सवाल था कि हम माहिर बिल्डर्स को लेके लीड्स की कंपेन क्यों चलाएंगे और लीड्स पे क्यों जाएंगे। तो इसका सवाल का जवाब ये है कि आप लोगों ने इसको खुद सोचना है एज अ मार्केटर कि मैं अगर अवेयरनेस की कंपेन चलाता हूँ माहिर के ऊपर, तो माहिर की ब्रांड की अवेयरनेस क्रिएट होगी कि माहिर कर क्या रहा है। अब माहिर एक बहुत पुराना ब्रांड है, सबको पता है कि वो आपके नेम के साथ भी डेवलपर्स आता है, तो आपकी निश वैसे ही डिफाइन हो जाती है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। इसलिए हमें अवेयरनेस के ऊपर पैसे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट होता है आप यहाँ तो कन्वर्सेशन करते हो अपने कस्टमर के साथ, ठीक है, मैसेजेस करते हो। तो क्या आप इस चीज को देखते हो कि आपके लाइक ऑफिस के अंदर क्या इतने एम्प्लॉयज हैं जो पूरा दिन बैठ के लोगों को सिर्फ मैसेजेस ही करते रहेंगे? क्या आपकी टेली सेल्स का डिपार्टमेंट इतना बड़ा है? यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन बनता है आपकी प्रोडक्ट के ऊपर। क्या आपकी प्रोडक्ट ऐसे है जिसको हमें मैसेज में डिफाइन करना जरूरी है? ठीक है, तो ये चीजें जो हैं सबसे पहले हमें डिफाइन होनी चाहिए, तो फिर हम लोग एंगेजमेंट की कैंपेन चलाते भी हैं। एंगेजमेंट के अंदर आप सोशल मीडिया पेजेस के अंदर लाइक ले लेते हैं, फॉलोअर्स ले लेते हैं, या आप लोग वीडियो के व्यूज लेते हैं, या आप मैसेजेस की एड चलाते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग मैसेजेस करते हैं तो मैसेजेस में हमारी वन टू वन क्या होगी, कन्वर्सेशन होगी। हम लोग उससे कुछ भी कस्टमर से, वो हमारे से सवाल करेगा, हम उससे सवाल करेंगे। तो डेवलपर्स के ऊपर हमें इंगेजमेंट की कैंपेन इसलिए भी सूट आउट नहीं करती क्योंकि इसके अंदर फेसबुक पे अगर हम लोग चला रहे हैं कैंपेन तो हमें पता है कि वहां पे ज्यादातर लोग जो हैं वो फेक आईडीज होती हैं। ठीक है, फेसबुक के ऊपर 50 to 60% फेक आईडीज होती हैं। अब जैसे मैं टारगेट कर रहा हूँ सिर्फ, आप एक एग्जांपल दे रहा हूँ इस वक्त, मैं सिर्फ टारगेट कर रहा था मर्दों को, या मैं सिर्फ टारगेट कर रहा था लड़कियों को। ठीक है, अब किसी का जो होता है आयशा के नाम के पीछे कोई हसन बैठा होता है, या फिर हानिया का नाम होता है और पीछे पता नहीं कौन सा अफजल साहब बैठे होते हैं। तो ये क्या होती है, फेक। दूसरा सबसे बड़ा इशू ये आता है कि फेसबुक के ऊपर जो ऑडियंस है वो 60% जो है वो अनपढ़, एजुकेटेड नहीं है। आप मजदूरों को भी देख रहे होंगे, वो भी फेसबुक की फीड में जाके वीडियोस देख रहे होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने अपनी प्लेसमेंट डिफाइन करनी है। अगर मैं डेवलपमेंट की कैंपेन चला रहा हूँ, मेरी फेसबुक पे किस तरह के लोगों को जानी चाहिए। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे अगर मैं चला रहा हूँ तो वो किस तरह के लोगों को चलानी चाहिए, जानी चाहिए, तो मुझे बेनिफिट होगा। तो ना मैं अवेयरनेस की कैंपेन चला सकता हूँ, ना मैं एंगेजमेंट की कैंपेन चला सकता हूँ, क्योंकि मेरे पैसे वेस्ट जाएंगे। नेक्स्ट आती है लीड्स की कैंपेन। अब लीड्स की कैंपेन मैं क्यों चलाऊंगा? क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैं अपनी इंफॉर्मेशन भी लोगों तक प्रोवाइड करूंगा और उनकी इंफॉर्मेशन भी मेरे पास आएगी, तो ये मेरे लिए बेनिफिशियल है। अब कैसे बेनिफिशियल है? सबसे पहले तो मैंने एड चलाई, उसके अंदर मैंने लोगों को बताया कि मेरा भाई ठोकर से आगे अपार्टमेंट्स हैं और मेरा 200 अपार्टमेंट्स हैं। मेरे पास 2 बेड भी है, 1 बेड भी है, और स्टूडियो अपार्टमेंट भी है। ठीक है, मैंने उनको क्या की, अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन भी दे दी साथ कि हम लोग 100 ईयर से ये सारा कुछ डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, तो लोग हमारे पे क्या करेंगे, ट्रस्ट करेंगे कि हाँ भाई 100 साल से कर रहे हैं, इनके पास अच्छे अपार्टमेंट्स भी हैं, मैं अंदर अपार्टमेंट्स की वीडियोस भी दूंगा, वो देख भी लेंगे अपार्टमेंट्स, और वो ये भी देख लेंगे हमने क्या किस तरह का मटेरियल यूज किया और कैसा बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास फॉर्म फिल करना, क्योंकि लीड्स के अंदर क्या करते हैं लोग, फॉर्म फिल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर आप लीड्स के अंदर देखते हो तो आपके पास इंस्टेंट फॉर्म की ऑप्शन भी आ रही है।
ठीक है। इंस्टेंट फॉर्म के अंदर हम लोग कस्टमर से उसका नाम पूछ सकते हैं, उसका फोन नंबर पूछ सकते हैं, उसकी ईमेल पूछ सकते हैं, उसका एड्रेस पूछ सकते हैं, उसके सारे सोशल मीडिया चैनल्स जो हैं वो हमारे पास आ जाते हैं कस्टमर के। तो हमें उसको टारगेट करना लीड्स के अंदर बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। फिर अगर मेरे पास टेली सेल्स की इतनी बड़ी टीम नहीं है, ठीक है, मेरे पास लीड्स आ रही हैं, फर्ज करो मेरे पास 400 लीड्स आती हैं, मैं उसको डिवाइड कर दूंगा कि भाईजान एक दिन के अंदर आपने 30 लोगों को फोन करना है या 40 लोगों को फोन करना है। कभी आपने, अगर किसी ने कॉल सेंटर के अंदर जॉब की हुई है, आपने तो की हुई है, आपको पहले से वो डिफाइन कर देते हैं कि आपके एक दिन का टारगेट जो है वो 100 कॉल्स है, 200 कॉल्स है या 300 कॉल्स है। कभी आपने सोचा वो टारगेट कैसे डिफाइन होते हैं? वो लीड्स के थ्रू होते हैं। अगर मुझे फर्स्ट करो लीड आती है 1000 और पीछे मेरे पास जो बंदे हैं सिर्फ 5 हैं, तो मैं उसको डिवाइड करूंगा 30 के ऊपर, 1000 को। फिर मैं पर बंदे को उसका टारगेट दूंगा कि हाँ भाई, एक बंदा जो है एक दिन के अंदर इतनी लीड्स करे। ये तो नहीं कर सकता मैं कि मैं कंपेन चलाता हूँ लीड्स की, पूरे महीने चलती रही है, मेरे पास 1 लाख लीड हो गई है, और जिनकी लीड्स पहले आई थी उनको मैंने कॉल्स ही नहीं की, तो मुझे उसका क्या, मेरी तो स्पेंडिंग जाती जा रही है, तो मुझे उस स्पेंडिंग का क्या फायदा, वो मुझे जीरो डिलीवर करेगा। ठीक है। तो अब हम लोग चाहते हैं अवेयरनेस की, हमने कंपेन चला के देख ली, एंगेजमेंट की, अब आज हम लोग चलाएंगे लीड्स की कंपेन। लीड्स की सर कंपेन के मुझे अंदर इधर जैसे ही हम लोग एंटर, सॉरी सर, मुझे इधर कंफ्यूजन हो रही है एंगेजमेंट और लीड्स, मुझे जरा काइंडली बताएं। अच्छा, इंगेजमेंट के अंदर जो हमारा होता है, हम लोग सिर्फ कस्टमर को मैसेजेस करवाते हैं। ठीक है। राइट। मतलब हम ठीक है। लोगों को जैसे मैसेंजर पे मैसेज आ गया, इंस्टाग्राम पे मैसेज आ गया या व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया। ठीक है। अब हमारे पास हमने मेरे पास इतनी ऑडियंस नहीं है, मेरे पास टेली सेल्स के जो बंदे हैं वो सिर्फ 2 या 3 है ऑफिस के अंदर। तो एक दिन के अंदर आपको मैसेजेस की जो रेशियो होती है वो 50 या 60 या इससे भी ज्यादा हो जाती है कभी कभी, डिपेंड्स करता है आपके बजट के ऊपर। ठीक है। फर्ज करो आपको कम से कम 50 या 60 मैसेजेस आ रहे हैं, तो आपने उन 50-60 के रिप्लाईज भी देने हैं सेम डे के ऊपर, तो क्या आपकी टीम उसको दे सकती है? फिर दूसरा, आपने अपनी प्रोडक्ट डिफाइन करनी है कि आपकी प्रोडक्ट क्या है। ठीक है। अगर आप कोई फ्लैट बेच रहे हैं, आप यहाँ डेवलपिंग के अंदर अगर डेवलपमेंट के अंदर आप लोग जाते हैं, तो इसके अंदर कस्टमर का जो माइंड है वो बहुत जल्दी चेंज होता है। ठीक है। या तो आप एक फोन कॉल करके उसका माइंड बना देते हो, या तो आप एक फोन कॉल करके उसका माइंड वो खराब हो जाता है, वो चला जाता है वहां से। ठीक है। मैसेजेस की कंपेन के अंदर जब कस्टमर को बहुत ज्यादा लेट रिप्लाई मिलता है, तो वो कोई दूसरी या तीसरी ऑप्शन के ऊपर चला जाता है। ठीक है। उसको उस चीज की जरूरत पेश नहीं आती, वो कहता है ठीक है ये इतनी देर रिप्लाई कर रहे हैं, उधर से मुझे रिप्लाई आ गया, वो जगह भी अच्छी है, पैसे भी कम बता रहे हैं, तो मैं उसकी तरफ चला जाता हूँ, मैं इसकी तरफ क्यों जाऊं? ये अभी से मुझे रिप्लाई नहीं कर रहे, कल को मुझे कोई जरूरत होती है तो ये कल को क्या करेंगे? फिर उसके माइंड में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसलिए इस निश के ऊपर एंगेजमेंट की कंपेन चलाना हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। तो लोग इसके ऊपर कौन सी कंपेन चलाते हैं? लीड्स की। लीड्स के अंदर आपके पास ऑप्शन होती है इंस्टेंट फॉर्म्स की। ठीक है। अब इंस्टेंट फॉर्म्स की में क्या होता है कि हम लोग कंपनी की इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर देते हैं और कस्टमर की भी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। कस्टमर की इंफॉर्मेशन के अंदर हमारे पास उसका क्या आ जाता है, ईमेल भी आ जाता है, उसका व्हाट्सएप भी आ जाता है, उसका फोन नंबर भी आ जाता है, आप उसका एड्रेस भी ले सकते हैं, आप उससे उसका आईडी कार्ड नंबर भी ले सकते हैं, और उसके साथ अपनी अपॉइंटमेंट स्केड्यूल भी कर सकते हैं फॉर्म्स के अंदर। अच्छा सर, तो कंपनी का इन्फो भी प्रोवाइड करती है उसमें? कंपनी आपको बताती है ना हमने जो वीडियो बनानी है, और जब आप इंस्टेंट फॉर्म अभी हम लोग बनाएंगे, इंस्टेंट फॉर्म के अंदर भी आपके पास ऑप्शन आ रही होती है कि आप लिख के लगाएं आपने क्या क्या देना है। ठीक। ठीक है। तो आप लोग अगर वीडियो में दिखा रहे हो, आप लोग इंस्टेंट फॉर्म के अंदर भी अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन दे सकते हो, तो आपके लिए ज्यादा इजी हो जाता है। इंस्टेंट फॉर्म, ये जो गूगल फॉर्म होते हैं? नहीं, वो गूगल फॉर्म नहीं होता। अभी हम लोग इंस्टेंट फॉर्म का करते हैं, वो तो देखते हैं हम दोबारा। अच्छा जी। तो सबसे पहले नदीम साहब, आपका डिफाइन हुआ कि लीड्स की कंपेन और एंगेजमेंट में क्या डिफरेंस है? हाँ जी, जी सर। चलिए ठीक है। लीड्स की कंपेन अगर हम लोगों ने चलानी है, सबसे पहले हमने अपनी कंपेन का नेम रखना है। फर्स्ट करें मैं रख देता हूं
माहिर अपार्टमेंट्स, ठीक है, मेरे ये वाले अपार्टमेंट्स। उसके बाद आपके पास आ जाती है कंपेन का ऑब्जेक्टिव। आपने लीड्स से इसको चेंज नहीं करना, ठीक है। फिर आ जाता है कंपेन बजट या एड सेट बजट। आपने कंपेन बजट, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, वो आता है कि भाई कंपेन बजट और एड सेट बजट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब कंपेन और एड सेट क्या होती है? अगर आप एट अ टाइम 2 से 3 कंपेन चला रहे हो और एक ही सेट के अंदर चला रहे हो, तो वो क्या होगी? एड सेट बजट, ठीक है। आप उसको पूरे एड सेट का बजट बता देते हो, मतलब तीनों का बजट जो है वो एक दिन का 10,000 रुपए, ठीक है। और अगर कंपेन बजट पे जाते हो तो आपकी सिंगल सिंगल कंपेन करके चलेगी, और उसके अंदर आप लोग डिफाइन कर देते हो कि मेरी एक कंपेन का जो बजट है सिर्फ वो एक दिन का 3,000 रुपए। इसके अंदर हम लोग एक साथ अगर 3 चला रहे हैं तो उसका बजट डिफाइन करते हैं, अगर हम लोग इसके अंदर सिंगल कंपेन चला रहे हैं तो उसका बजट डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं इसके नेक्स्ट पेज के ऊपर। नेक्स्ट पेज पे जैसे ही मैं आता हूं, यहाँ पे आपको वो बताएगा कि भाई आपने कन्वर्जन किस चीज पे करवानी है। आपने इंस्टेंट फॉर्म्स पे करवानी है, वेबसाइट पे करवानी है, मैसेंजर पे करवानी है, इंस्टाग्राम पे करवानी है, कॉल करवानी है, या ऐप पे लैंड करवाना है। ऐप पे आप तब तक लैंड नहीं करवा सकते जब तक ऐप आप अपना पिक्सल इंटीग्रेशन नहीं करते, आप अपनी ऐप को अटैच नहीं करते अपने फेसबुक के साथ। फिर आपके पास ये दो ऑप्शन है, मैं हमेशा इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करता हूँ। वो क्यों करता हूँ? वेबसाइट एंड कॉल्स, इंस्टेंट फॉर्मेट, मैसेंजर। जैसे ही कोई मेरा फॉर्म फिल करेगा वो मुझे मैसेंजर के ऊपर भी मैसेज करेगा, ठीक है। वो कैसे करेगा ये मैं अब आपको लास्ट में बताता हूँ कि वो कैसे करेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फेसबुक का पेज। अगर आपके एक ही एड कैंपेन के ऊपर मल्टीपल पेजेस हैं, मतलब आपके 5 या 6 पेजेस हैं, तो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है कि आपने किस पेज के ऊपर ये कैंपेन चलानी है, ठीक है। मैं यहाँ से ये वाला जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ, पेज। जैसे ही मैं पेज सिलेक्ट करके नीचे गया हूं, नीचे वो मुझे क्या कहेगा कि आपने क्या करना है, कैटलॉग की ऑप्शन देगा। कैटलॉग्स क्या होते हैं? अक्सर आप में से अगर कोई व्हाट्सएप बिजनेस यूज करता है तो उसके अंदर आपको कैटलॉग की स्पेशली एक ऑप्शंस आ रही होती है। कैटलॉग के अंदर आप लोग अपनी प्रोडक्ट्स रख सकते हो और प्रोडक्ट की प्राइसिंग रख सकते हो, ठीक है। फर्ज किया अगर मेरे 3 से 4 तरह के अपार्टमेंट्स हैं, जैसे मैंने पहले बताया 2 बेड है, 1 बेड है, और स्टूडियो अपार्टमेंट है, तो मेरे पास 3 ऑप्शन है। मैं 3 अलग अलग कैटलॉग्स बनाऊंगा प्रोडक्ट के, और तीनों की प्राइस डिफरेंट रहूंगा, ठीक है। और उसके ऊपर हम लोग कैटलॉग्स को भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा अभी व्हाट्सएप अटैच नहीं है, इसलिए यहाँ पे रेड कलर आ रहा है। यहाँ पे जब आप लोग अपना व्हाट्सएप अटैच करोगे तो ये आपको ग्रीन कलर का नजर आएगा। आप कैटलॉग भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अभी मैं विदाउट कैटलॉग जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद आपसे वो पूछेगा कि आपने कब से लेके कब तक ये कैंपेन चलानी है, तो मैं कभी भी एंड डेट नहीं देता, क्योंकि जब आप एंड डेट दे देते हो तो फेसबुक आपका, जब आपकी कैंपेन खत्म होने वाली होती है, तो आपके जो रिजल्ट्स हैं उनको वो कम कर देता है, ठीक है। वो अगर आपको 100 बंदा उसने एक दिन में देना था, वो आपको कितने बंदे देगा? 50 या 60 बंदे, ठीक है। वो आपकी कैंपेन के रिजल्ट जो हैं वो कम कर देगा। तो ये फिर खुद ही एंड हो जाएगी, ये कैंपेन ये चलती रहेगी। ये कैंपेन आपकी चलती रहेगी, ठीक है। आपने इसको कैसे बंद करना है वो भी मैं आपको लास्ट पे बता देता हूँ। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाती है लोकेशंस। लोकेशन में मैंने आपको बताया था, अगर मैं टारगेट कर रहा हूं माहिर को, और मेरे अपार्टमेंट जो है ठोकर से आगे, ठीक है, तो मैंने अपनी ऑडियंस कैसे सिलेक्ट करनी है? या अगर मुझे टारगेट दिया जाता है कि आपने पूरे पाकिस्तान में से लोगों को लेके आना है, तो मैं किन लोगों को लेके आऊं, ठीक है। यहां से अब मैं आप लोगों से थोड़े से क्वेश्चंस करूंगा। सबसे पहले मैं माहिर से ही क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि उनके काफी ज्यादा इस चीज में एक्सपीरियंस है। इन केस अगर आपकी जो है, आप कहते हैं कि आप केनाल के ऊपर हैं और केनाल वाली साइड पे आपका कोई अपार्टमेंट है और वो है ईएमई से आगे, तो अगर आपने अपनी ऑडियंस को टारगेट करना है तो आप ऑडियंस के अंदर किन किन को रखोगे?
और कितने एरिया को टारगेट करोगे? आप डिफाइन कर सकते हो? मुझे कोई सुन रहा है? कोई है यहाँ पे? जी हमें आवाज आ रही है जी। जी जी, सुन रहे हैं। जी। तो मुझे बताइएगा, हम कितने एरिया को टारगेट करेंगे और किस ऑडियंस को टारगेट करेंगे? लाहौर को और अमीर लोगों को टारगेट करना चाहिए जो पैसे दे सकें, बेसिकली ये दो चीजें। आपको कैसे पता चलेगा कि ये पैसे वाले बंदे हैं? ये तो आप बताएंगे ना। मतलब जहाँ से ये ज्यादा मैं लोग आ रहे हैं या टारगेट करेंगे केनाल के जहाँ पे पास। ज्यादा इंटरेस्ट प्रॉपर्टी का है। जहां पे ज्यादा इंटरेस्ट किस चीज का है? प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी का है। बिल्कुल ठीक जवाब दिया आपने। लेकिन ये और हमें कैसे हमने पता चलेगा कि किस एरिया में इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है प्रॉपर्टी का? वो उसमें मेरे ख्याल से ग्रीन एरिया नहीं होगा, ग्रीन। नहीं, गलत जवाब। मैंने लास्ट टाइम आपको 3 टूल्स बताए थे। मैंने आप लोगों को डिटेल टारगेटिंग भी बताई थी। टारगेट एरिया के हिसाब से करेंगे। चलें, फर्ज करें आप केनाल से आगे हैं, मुझे बताएं आपका टारगेट एरिया कितना होगा? टारगेट एरिया इन टर्म्स ऑफ रेडियस। यस। ये नहीं, टारगेट एरिया। ये पूरा लाहौर नहीं होगा, सर्टेन एरियाज होंगे लाहौर के, जैसे गुलबर्ग है या डीएचए है, ये कह रहे हैं आप अली साहब। हाँ, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन अच्छा, इसका जवाब मैं उनके जवाब के बाद दूंगा। माहिर, आप बताइएगा। मतलब अगर हम लेट से के कंसिडर करते हैं कि प्रोजेक्ट हमारा लेट से के ठोकर के पास है कहीं, तो वहां से ले लेंगे। मेरा ख्याल है कि 3 से 4 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का रेडियस अगर लें तो उसके अंदर कैंपेन चला सकते हैं। ठीक है। ये तो अब एरिया मेरा सेगमेंट यहाँ तो वो पे हो एक जाएगा और ना। आपसे क्वेश्चन है। हम्म। आपने अपनी लोकेशन से 3 किलोमीटर का एरिया ही क्यों लिया? क्योंकि वहां पे जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि रायवन रोड का जो एरिया है जहाँ पे अड्डा प्लॉट जो है इंटरचेंज रिंग रोड का, इसके इर्द गिर्द 60% सोसाइटी जो है ना वो है ही 3 मरला स्कीमें। या फिर आपका वो जो है ना जहाँ पे अल जलील वगैरह है, ये पूरा सेगमेंट ही 3 से 5 मरला का है। तो अगर किसी को सर्च करनी होगी 3 मरला का तो हम उसी एरिया को डोमिनेट करेंगे ना, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे ज्यादातर सोसाइटीज हैं और लोग उधर ही जाते हैं, उधर ही सर्च करते हैं नहीं नहीं, इस एक सेकंड सेगमेंट एक के लिए। सेकंड एक सेकंड सर जी। बेटा ये माहिर, मेरा ये ख्याल है कि इनका सवाल है कि ये कहाँ के लोग आके यहाँ खरीदेंगे। एम आई राइट अली साहब? जी, ये भी था मेरा सवाल, लेकिन माहिर साहब का सवाल 60% तक ठीक है। ठीक है। हम्म। लेकिन उन्होंने एक इसको डिफाइन नहीं कर पाए कि हम लोग क्यों उस 3 किलोमीटर के एरिया को करेंगे। आपकी बात ये भी ठीक थी कि ठीक है, उसमें जो कैटेगरी है वो है ही 3 या 5 मरले की, वहां पे कनाल वाला तो नहीं आएगा। ठीक है। हाँ इसलिए एग्जैक्टली। हम लोग उसी एरिया को टारगेट करेंगे। लेकिन हम्म। उसके साथ हम लोग क्यों इस एरिया को, 3 किलोमीटर के एरिया को टारगेट करेंगे? क्यों? क्योंकि वहां पे लोगों का इंटरेस्ट रेट जो है वो इस चीज के ऊपर ज्यादा होगा। ठीक है। ठीक है, वही बेसिकली अब वही मैं मैं आपको भी एक यही चीज कहना चाहूँ। बताता हूँ। अगर आपने किसी जगह पे प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, हम्म। एक बंदा रह रहा है कनाल व्यू के पास, ठीक ठीक है, है। या अड्डा प्लॉट में रह रहा है, उसको आपका प्रोजेक्ट पड़ता है 200 मीटर या 300 मीटर्स पे। एक बंदा है वो रहता है डीएचए फेज 6 में। क्या वो हम्म। आपकी लोकेशन में ज्यादा इंटरेस्ट लेगा, या वो जो 300 मीटर पे बंदा एग्जिस्ट कर रहा है वो आपकी लोकेशन पे ज्यादा इंटरेस्ट लेगा? ऑब्वियसली करीब वाला ज्यादा इंटरेस्ट लेगा ना। ये ऑब्वियसली करीब वाला। तो इसलिए हम लोग ज्यादातर जो टारगेट करते हैं वो 3 किलोमीटर के या 4 किलोमीटर के रेडियस के अंदर इसलिए यार करते वो हैं ये क्योंकि सब वहां फॉरवर्ड पे करते हो। कन्वर्जन रेशो जो है वो ज्यादा होती है। ठीक है। इसके साथ अब नदीम साहब का आता है क्वेश्चन कि हम लोगों ने अगर लाहौर के बाकी एरियाज को टारगेट करना है तो हम किस बेस पे करेंगे? ये भी मेरा आप लोगों से सवाल है। पहले मैं आप लोगों से पूछूंगा, फिर मैं उसका आंसर दूंगा।
हमने अगर लाहौर के और भी एरियाज, ऐसा नहीं है लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते, लोग इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए भी ले लेते हैं कि भाई हम लोग ले लेते हैं, 5 साल बाद 10 साल बाद जब इसका रेट ज्यादा होगा हम लोग बेच देंगे। तो बिल्कुल हमने अगर बिल्कुल। ऐसे लोगों को टारगेट करना है, ऐसी लोकेशंस को टारगेट करना है, हम किस बेस पे करेंगे? इसी बेस पे। यही जो हमने डिस्कस किया उसी बेस पे करेंगे ना? नहीं, गलत जवाब। फिर किस बेस पे करेंगे जी? और किसी का कोई इसके बारे में कोई आंसर हो? इंडस्ट्रियल एरिया को देखेंगे हम। नहीं, इंडस्ट्रियल एरिया का हमारे से कुछ लेना देना ही एज नहीं है, हम फैक्टर। उसको क्यों करेंगे? हम एज फैक्टर कंसिडर करेंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलें, इसका आंसर मैं आप लोगों को देता हूँ। अच्छा, जी। इसमें अब आ जाती है डिटेल टारगेटिंग। ठीक है, हम लोग डेवलपर्स को भी टारगेट करेंगे। इन्वेस्टमेंट कौन करता है? इन्वेस्टर करता है, तो इन्वेस्टर्स को भी टारगेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज जो सबसे मेन है, हम लोगों ने कीवर्ड्स को देखना है कि किस जगह पे लाहौर के किस एरिया के अंदर सबसे ज्यादा इस चीज को सर्च किया जाता है। ठीक है, अब उसके लिए मैंने आपको 3 टूल बताए थे। मैंने आपको KW फाइंडर बताया था, मैंने आपको मोज बताया था, मैंने आपको SCM रश बताया था। ठीक है, अब इन एरियाज के अंदर हम लोग देखेंगे कि लोगों की टोटल सर्च क्या होती है। अगर मैं डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, या मैं कोई इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहा हूँ, तो मैं उस इन्वेस्टमेंट के कीवर्ड को उन टूल्स के ऊपर जाके सर्च करूंगा। वो मुझे टूल्स बता देंगे कि हाँ भाई, इस एरिया के अंदर इतने लोग इस चीज के बारे में सर्च कर रहे हैं। तो फिर मैं उन इन एरियाज को टारगेट करूंगा जहां पे सबसे ज्यादा इसकी सर्चेज होंगी, मैं बाकी एरियाज को टारगेट नहीं करूंगा। अच्छा, ये हम पहले वहां से देखेंगे ना कि कहाँ पे इस तरह की सर्च हो रही है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, ये वहां पे हम्म। देखिए। KW ठीक है, ठीक है। ओके। SCM। ऐसे ही। अब अच्छा, हमारी आती है AWS लोकेशन, फाइंडर। लोकेशन का। जी, जी जी बोले, आप पहले बात कीजिए। जी, लोकेशन के अंदर मैंने आपको बताया था, हम लोग किलोमीटर्स में भी कर सकते हैं, मिलीमीटर्स में भी कर सकते हैं, हम लोग सिंगल एक घर को भी टारगेट कर सकते हैं, हम एक बिल्डिंग को भी टारगेट कर सकते हैं। ये लास्ट टाइम मैंने आपको सिखा दिया था। अगर आप किसी बिल्डिंग को टारगेट करना चाहते हो, आप उस बिल्डिंग का नाम लिखोगे, जैसे हम लोग एम्पोरियम लिख देते हैं, या किसी यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है, वो आपका नीचे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, अच्छा, सर ये इधर एक मिनट 100% जरा, श्योर एक होगा मिनट कि अली साहब, अब मेरी देखें सवाल ये है। हमारा एक होटल है और हम चाहते हैं कि हम उन लोगों को अट्रैक्ट करें जो होटल के बारे में इंफॉर्मेशन मांगते हैं। ठीक है। हाँ जी, तो अब हम आपकी लिख के फाइंडर पे आप जाएंगे। जी। जी, जी अब सर। आपकी मैंने अभी वैसे डिटेल टारगेटिंग अभी हमने, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, लेकिन मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये होती है डिटेल हम्म टारगेटिंग। अब यहाँ पे आपने कीवर्ड्स डालने हैं। ठीक है, जो कीवर्ड्स मैंने आपको करने को कहा। अब हम यहाँ पे आके लिखते हैं होटल। अब वो हमें ऑप्शन देगा डिफरेंट कीवर्ड्स की, कि भाईजान आपका होटल कौन सा है। या तो आपके होटल का कोई नाम है तो बता दें, या होटल मैनेजर्स को आपने करना है, होटल रिसेप्शनिस्ट को टारगेट करना है, या जस्ट होटल्स को करना है, 4 सीजन होटल्स का नाम। ये देखिए, आपने नाम भी यहाँ पे आ रहा है। तो आपने अपना हम्म कीवर्ड, जो भी आपने अपना कीवर्ड दिया होगा, वो आप यहाँ पे लिखोगे, वो आपको उस कीवर्ड को सिलेक्ट करने की डिफरेंट ऑप्शन दे देगा। साथ वो बताएगा इतने लोग जो हैं वो पर डे में इस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, अगर आप इन कीवर्ड्स को सिलेक्ट करते हो, फिर आपकी कंपेन हम्म सिर्फ उन्हीं लोगों को शो होगी जो इसमें इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, मतलब जो होटल को सर्च करते हैं। मतलब अगर मेरी फास्ट फूड की दुकान है, तो मैं अगर ऐड चला रहा हूँ और मैं डिटेल टारगेटिंग में पिज्जा लिख देता हूँ, तो मेरी ऐड सिर्फ उन्हीं को जाएगी जिन्होंने पिज्जा खाना होगा, और किसी को मेरी ऐड नहीं जाएगी। समझ गया। ठीक है, ठीक। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे मुझे ये बताएं अली भाई, अगर हम इसको देखते हैं होटल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही, और लेट से कि मरी में या मरी एक टूरिस्ट स्पॉट है, वहां पे हम अब होटल की सर्च की तरफ जा रहे हैं। वहां पे तो ऑलरेडी मेजोरिटी लोगों ने जो सर्च की होगी वो होटल्स की होगी जनरली। तो उसमें फिर कीवर्ड्स हम कोई फर्दर उसके अंदर कीवर्ड्स एडिशनल ऐड करेंगे? देखिए, जो भी आप कीवर्ड लेंगे लोग सर्च कर रहे हैं। फर्ज करें मैं सर्च करता हूँ होटल इन मरी।
ठीक है। ठीक है। यहाँ पे मैंने अगर होटल हाँ। लगा दिया है तो होटल इन मरी जो भी सर्च करेगा उसको मेरी ऐड आ रही होगी। ठीक है, वो तो बहुत एक्सटेंडेड हो जाएगी ना, इसको फिर हमने मतलब साथ साथ उसी सर्च में हमने नैरो डाउन भी करना है, उसी ऐड में, उसी नहीं, पोस्ट में। हमने इसको एक्सटेंड ही रखना है, ऐड कभी भी नैरो डाउन नहीं करते। ऐड अच्छा, हमेशा एक्सटेंड रहती है, क्यों? यानी जितने कि लोगों मैक्सिमम के पब्लिक पास तक जाना जाएगी। चाहिए। नहीं, मैं आपको उसको डिफाइन करता हूँ क्यों नहीं हमें जाना चाहिए। देखिए, हमारे पैसे अगर एक दिन में लग रहे हैं 1,000 रुपए, ठीक है, उस 1,000 रुपए में हमारे पास अगर पहुंच रहे हैं आ रहे हैं 10,000 बंदा, ठीक है, 1,000 में हम्म। हमारी रीच आ रही है 10,000। उन 10,000 में से सिर्फ 5 या 10 कस्टमर ऐसे होंगे जो कन्वर्ट होंगे, सारे कन्वर्ट नहीं होते। ठीक है। बिल्कुल दूसरी ठीक है। तरफ अगर मैं अपनी ऑडियंस को नैरो डाउन कर देता हूं, मुझे 1,000 में सिर्फ मिलते हैं 100%। तो उन 100% में से आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो जब आपको 10K के अंदर सिर्फ 5 कस्टमर मिल रहे हैं? तो आपको 100 बंदा अगर आ रहा है तो आप एक कस्टमर भी नहीं ले सकते, क्या पता उनमें से एक भी ना इंटरेस्टेड हो। तो कभी भी ठीक है। अपनी ऑडियंस को नैरो डाउन नहीं करना, आपने हमेशा एक्सटेंड, कोई बात नहीं, पैसे लग रहे हैं, हमारी कंपेन जा रही है, लोगों तक हमारा नाम जा रहा है, उसमें हमें फायदा होता है, हम्म। लेकिन नैरो डाउन करने से हमें कोई फायदा नहीं हो रहा। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। ठीक हो गया। ठीक हो गया। ओके। उसके बाद आपने नेक्स्ट पेज पे आ जाना है। नेक्स्ट पेज पे वो आपसे पूछेगा सिंगल इमेज और वीडियोस क्या होती हैं और कैरोसेल क्या होते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको सारी जितनी भी टाइप्स होती हैं जो कि हम लोग ऐड की बना सकते हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था फैक्ट पोस्ट होती हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कैरोसेल्स होते हैं, फिर उसके बाद शॉर्ट वीडियोस होती हैं, लॉन्ग वीडियोस होती हैं, ये सारा कुछ मैंने आपको डिफाइन किया था। ये उसके कैरोसिल बाद क्या था, मुझे रिपीट करेंगे काइंडली? जी, नहीं अली कैरोसेल साहब, होता मुझे है। लग रहा है कि कोई गलती लगी इधर, आपने हमें कोई एक्सप्लेन नहीं की थी कैरोसेल ना, ये चीजें नहीं एक्सप्लेन की, मुझे नहीं खालिद याद है, साहब, पता नहीं मेरे खालिद जी साहब, जी। एक्सप्लेन नहीं हुई? एक दफा थोड़ा सा रिमाइंड करवा देना अगर हुई भी, रिमाइंड मेरे भी करवा समझ दें में आ रहा फिर। अच्छा, चले मैं आपको दोबारा से है। एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। अच्छा, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पोस्टें कितनी तरह की होती हैं और हम लोग कहाँ कहाँ पे इनको लाइक कर सकते हैं पोस्ट। ठीक है। सबसे पहले आ जाता है कैरोसेल पोस्ट। कैरोसेल पोस्ट अक्सर आपने देखा होगा, हम लोग ऐड देख रहे होते हैं तो उसके अंदर एक खास तौर पे क्लोथ्स की अगर ऐड होती है तो आपने देखा होगा एक सूट होता है, उसके 8-10 डिफरेंट कलर्स में आर्टिकल्स होते हैं। तो वो 8-10 हम लोग स्वाइप करते जाते हैं, हमें सारे कलर्स नजर आते रहते हैं, वो 8-10 एक तरह की इमेजेस होती हैं, वो कैरोसेल होता है। है। राइट राइट राइट, ठीक हो ठीक है जी। उसके बाद हमारे गया। पास आ जाती हैं पीएनजी। पीएनजी जितनी भी हमारी कोई भी इमेजेस जो भी बनती है उसको हम लोग पीएनजीज कहते हैं। फिर हमारे पास आती है फैक्ट पोस्ट। कोई भी फैक्ट होगा, लाइक हम लोग फैक्ट पोस्ट करते हैं कि भाई 2026 में इमरान खान इलेक्शन जीत जाएगा, ये एक फैक्ट है। ये ठीक फैक्ट है। है। हाँ, ये एक फैक्ट है। या मैं कहता हूँ 2026 में लाहौर की आबादी डबल से ट्रिपल हो जाएगी, ये भी एक फैक्ट है। अंद- अंदाजा ठीक जिसे है। कहते हैं, अंदाजा लगा रहे हैं हम। हाँ, इसमें कोई करेक्शन नहीं है, ये फैक्ट हम्म, होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं स्टोरीज। इंस्टाग्राम की हम लोग स्टोरीज लगाते हैं, हम लोग फेसबुक पे स्टोरीज लगाते हैं। ठीक है, वो आप लोगों ने देखी होगी। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं शॉर्ट वीडियो। सर आप लोग एड्स देखते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, आप गूगल पे कोई ऐप ओपन कर रहे होगे, कोई भी ऐप प्ले स्टोर की ओपन करें, आपको 10 सेकंड की, 15 सेकंड की या 30 सेकंड की ऐड आती है, वो शॉर्ट वीडियोस के अंदर आती हैं। अच्छा, ये चीजें पहले आपने नहीं डिस्कस की हुई अली साहब? चलिए ठीक है, आप कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। हाँ। फिर उसके बाद ओके। आ जाती हैं वीडियोस। ठीक है। ये वीडियोस आपकी YouTube के ऊपर भी जाती हैं, लॉन्ग वीडियोस जो होती हैं वो आपकी फेसबुक के ऊपर भी जाती हैं। अक्सर आप देखते हैं एक एक दो दो मिनट का भी ऐड होता है, स्पेशली अगर आप चले जाएं ब्रांड्स के ऊपर, सुपर का ऐड देख लें, काफी बड़े होते हैं, स्टोरीज बेस्ड ऐड होते हैं, ठीक है, प्रमोशन बेस्ड ऐड होते हैं, ये सारे ऐड डिफरेंट तरह के होते हैं। फिर आपके पास आ सही। जाती है एफएक्यूज। एफएक्यूज होते हैं फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। आप कोई भी क्वेश्चन अपनी इमेज के अंदर लिख देते हो कि भाईजान
अक्सर आप गूगल पे कोई चीज सर्च करते होगे, नीचे आप लोग देखते हो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। फर्ज करें मैं गूगल पे सर्च करता हूँ बेस्ट इंस्टीट्यूट या बेस्ट जो है डेवलपर्स इन लाहौर, ठीक है, वो मुझे ऑप्शन देता है तीन हम्म। चार। ठीक है। ठीक है, नीचे आपके पास उसका हम्म। एक क्वेश्चन आ रहा होता है, हाउ आई कैन कॉन्टेक्ट विद बेस्ट डेवलपर्स, या इस तरह के आपको तीन चार तरह के करके क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, वो एफएक्यूज होते हैं। ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ लेकिन जाते हैं इनको। ये एफएक्यूज बेसिकली जब हम पोस्ट लगा रहे होते हैं तो हम तब इनके आंसर्स लिख के डाल देते हैं उसमें, जी दैट द आप, पॉइंट? जी जी, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। ठीक है, ठीक कि है, अगर उसका ये सवाल होगा तो हम पहले से उसको जवाब देते हैं कि भाई ये जवाब है हाँ इसका। जी, एग्जैक्टली ऐसे ही ठीक है। है। ठीक है। लेकिन ठीक हम है, लोग समझ गया। एफएक्यूज बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, ये एफएक्यूज इस्तेमाल नहीं होते, क्योंकि अगर कस्टमर के डिफरेंट डिफरेंट साइकिल्स होती हैं, हर एक बंदा एक ही सोच से नहीं सोचता, उसके डिफरेंट सवाल भी होते हैं। अगर हम लोग पहले अपनी मर्जी से कुछ डिफाइन करेंगे और कस्टमर नहीं कर पाएगा, तो कस्टमर इरिटेट होके जा भी सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है, ये इस तरह हमारे साथ अक्सर होता है। हम लोगों को कहते हैं कि जी आप 1 से 10 साल में पेमेंट दे सकते हो, तो वो इसके नीचे कुछ सवाल हो ना, उसका जवाब किसी को जाए कि जी ज्यादा टाइम लोगे, पेमेंट ज्यादा देनी पड़ेगी, बंदा वहीं से भाग जाता है, रब्ता हाँ नहीं जी, करता। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो जी जी हम लोगों ठीक। को कभी भी ये हम लोग एफएक्यूज नहीं करते, बहुत कम, बहुत हम्म। ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनके ऊपर करना भी पड़ता है। अगर आप इंडस्ट्रीज एरिया में आ जाएं तो उन्होंने ना बड़े बड़े से एग्जॉस्ट फैन लगाए होते हैं, और उनकी प्रॉपर मशीनरी जो होती है वो बाहर से इंपोर्ट होती है। ठीक है, हम्म। खास तौर पे अगर आप ये शेल्टर्स वगैरह में चले जाएं, या ये जो मुर्गियों का वो जो होता है उसके अंदर, वहां पे भी वो हम्म। बहुत, अब उसको यूज केस करने के लिए ना डिफरेंट लोगों के सवाल होते हैं कि अच्छा हमें इसको कितनी देर चलाना चाहिए, अच्छा इससे हमें इसका प्रेशर कितना होना चाहिए, हमें इसकी रोटेशन जो है वो ज्यादा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कितने एरिया के लिए करनी चाहिए। इस तरह के प्रोडक्ट के लिए हम लोग पहले से ही सवाल जो है वो लिख के, अब हम लोग पूरा दिन इनको जवाब नहीं दे सकते, तो हम लोग उनके पहले से ही सवाल लिख के उनके पहले से ही जवाब दे देते हैं, और उसको ऐड पे चला देते हैं, और उनके अंदर हम लोग कस्टम ऑडियंस में चलाते हैं। कस्टम ऑडियंस ये होती ठीक है है। कि जो हमारे पास ऑडियंस पहले से परचेज करके गई है, जिनके ईमेल्स फोन नंबर्स हमारे पास हैं, उनको हम लोग टारगेट करते हैं कस्टम ऑडियंस में, और वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ कंपेन के अंदर कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हम्म। अच्छा, हम्म। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं बैनर्स। अक्सर आप लोगों ने वेबसाइट्स ओपन की होंगी, अक्सर वेबसाइट्स के ऊपर भी ऐड चल रही होती हैं, तो आपने ऐड के ऊपर देखा होगा वेबसाइट का बैनर आ रहा होता है, जस्ट आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो आप डायरेक्ट उसकी वेबसाइट के ऊपर चले जाते हो। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके A4 का जो पेज होता है, वो आप उस डॉक्यूमेंट के ऊपर क्या करते हो, ऐड रन कर देते हो। ठीक है, वो पूरा एक डॉक्यूमेंट जो है वो आपका ऐड पे चला जाता है। यहाँ होती है पीपीटी स्लाइड, जिन्हें हम लोग गूगल स्लाइड्स भी कहते हैं। ठीक है, आप उसके ऊपर भी कैंपेन रन कर सकते हो। अच्छा जी, अगर मैंने अपना क्रिएटिव सेट करना है तो मैं यहाँ पे आऊंगा। अगर तो यहाँ से पहले मैं अपने आप लूंगा कि भाई मैंने सिंगल इमेज लगानी है, वीडियो लगानी है, कैरोसेल लगाना है। ठीक है, अगर मैं हम्म। यहाँ पे कैरोसेल करता हूँ तो वो मुझे कहेगा कि अपने कार्ड्स ऐड करो, तो मैं कोई सी 10 इमेजेस या 10 वीडियोस जो है वो एक ऐड के अंदर ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं कैरोसेल में जाता हूँ। अगर मैं सिंगल इमेज पे जाता हूँ तो मैं सेटअप क्रिएटिव के अंदर एक इमेज या एक वीडियो जो है वो ऐड कर सकता हूँ। और फिर कैरेजर में नहीं है? नहीं, वो फिर कैरोसेल में नहीं आएंगे। दो से ज्यादा जो है पिक्चर्स जी, नहीं कैरेजर। अब मैं आता हूँ क्रिएट के अंदर। ठीक है, क्रिएट के अंदर मैं जैसे ही आया, अब यहाँ पे है इंस्टेंट फॉर्म, ये इसको हम लोग कहते हैं इंस्टेंट फॉर्म। इस फॉर्म का आप लोग नाम भी रख सकते हो, जैसे हमने अपने कैंपेन का नाम रखा था माहिर, आप कोई भी कर सकते हो फॉर्म। ठीक है, आप कुछ भी नाम रख लो। उसके बाद वो आपसे 3 ऑप्शंस लेगा कि भाईजान आपको किस तरह का इंस्टेंट फॉर्म चाहिए, आपको वॉल्यूम चाहिए, हायर इंटेंट चाहिए, या रिच क्रिएटिव चाहिए। मोर वॉल्यूम के अंदर आपके पास लोग बहुत ज्यादा आपके फॉर्म के ऊपर आएंगे। ठीक है, लेकिन हो सकता है वो आपका फॉर्म फिल ना करें। हायर इंटेंट के अंदर सिर्फ वो लोग आपका आएंगे जो लोग आपकी प्रोडक्ट के बारे में इंटरेस्ट रखते हैं, इसमें हमारे पास हायर रेट होते हैं,
कि वो कन्वर्ट होंगे और वो फॉर्म फिल करेंगे। तो मैं हमेशा जब भी एड रन करता हूँ, मैं हायर इंटेंट के ऊपर जाता हूँ। रिच क्रिएटिव आपके पास तब आता है, रिच क्रिएटिव अगर आप लोग करते हो, अच्छा मेरे पास इंस्टाग्राम भी इसमें अभी अटैच नहीं है इसलिए ये भी नहीं आ रहा। रिच क्रिएटिव के ऊपर आपके पास पीछे आपके फॉर्म के अंदर ये इमेज किया आपको भी आ रहा होगा, दिस द इमेज क्रिएटिव यूज इन योर एड विल शो अप हेयर। ठीक है। अगर मैं रिच क्रिएटिव यूज करता हूँ, यहाँ पे आपके वाला सवाल है कि सर हम लोग कैसे दिखा सकते हैं कि हमारी ये फॉर्म के अंदर, तो हम लोग इस तरह, आपके पास इमेज का ऑप्शन आता है, आप इमेज या वीडियो जो है अपनी अपलोड करते हो, तो आपकी कंपनी की इंफॉर्मेशन कस्टमर को जा रही है। ठीक। ठीक है। आप उस बैनर के ऊपर लिख भी सकते हो कि हमारे पास 2 मरला है, 1 मरला है, स्टूडियो अपार्टमेंट है, हमारे पास ये लोकेशंस हैं, या ये प्राइसेस। ठीक है। डेवलपमेंट ठीक के है। जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी एड के अंदर हम लोग बैनर्स के अंदर प्राइसिंग नहीं देते हैं, हमेशा याद हम्म रखिएगा। अगर आप प्राइसिंग दोगे तो कस्टमर आपसे चला जाएगा। इसकी एक बहुत बड़ी वजह होती है, जब आप कोई चीज डिफाइन नहीं ना करते तो क्यूरियोसिटी पैदा हम्म होती है। जब क्यूरियोसिटी पैदा होती है तो उसका दिल करता है कि भाई मैं एक दफा मैसेज करके या फॉर्म फिल करके उनसे पूछूं, ये मेरे से राब्ता करें कि आखिर इसकी प्राइस क्या है, अगर ये इतनी चीजें दे हम्म, रहे हैं। ठीक है। ठीक है। उसके बाद फिर एक बार रिच क्रिएटिव को दोबारा डिफाइन करिए। रिच क्रिएटिव को, रिच क्रिएटिव के अंदर बस आपकी बैनर के ऊपर इमेज आ रही होती है। अगर मैं ये देखो इस पे जाता हूँ तो इसके अंदर इमेज नहीं आ रही होगी, अच्छा। मोर वॉल्यूम या हायर इंटेंट के अंदर। ठीक है। उसके बाद वो आपको कहेगा आप लोग अपनी कंपनी को इंट्रोड्यूस करें, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वेलकम टू MAAHER। वो बाद में ठीक कर लेंगे। ओके। ठीक है। अब ये देखो आपके फोन के इंट्रोडक्शन के अंदर आपका नेम आ रहा है। अब मैं नीचे दूंगा ऑप्शन 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड, ठीक है, स्टूडियो। सर ये हमें लिस्टिंग में नहीं करना चाहिए जो इंस्टेड ऑफ पैराग्राफ। नो, आप लिस्ट में भी कर सकते हो, वो आपकी लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, बल्कि लिस्ट में करेंगे अच्छी बात है। पैराग्राफ में भी अगर आप करना चाहते हो तो आप कर लो, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है। लिस्ट में आप लोग करोगे तो ये अलग आएगा, ये लो 1 बेड। ठीक है, वो बुलेट्स में आ जाएगा, वहां पे बुलेट्स नहीं थे। ठीक है। ठीक है, 2 बेड, ठीक है, 3 बेड, यहाँ पे स्टूडियो, और वो आपको ऑप्शन। अब इसके अंदर एक मसला है, लिस्ट के अंदर कस्टमर मोर पे क्लिक करेगा तो नजर आएगा, लेकिन अगर आप पैराग्राफ में जाते हो उसमें ये इशू नहीं था, उस पे मोर का नहीं आता। ठीक चलें है। पैराग्राफ में कर लें। मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, आप दोनों में से किसी ठीक। एक पे कर सकते हैं। ठीक है। हम्म, अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन। अब आपने अगर एड रन कर रहे हैं, आपको कैसे पता चलेगा कौन सा कस्टमर कौन सा अपार्टमेंट लेना चाह रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ठीक है। तो ये जो है आपका इंस्टेंट फॉर्म जो है कस्टमर के पास भी ऐसा ही जाएगा, कस्टमर इनमें से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेगा। ठीक है। तो आपके ठीक है। पास सॉरी, जी जी, ठीक है, ठीक है। जी,
कस्टमर इनमें से किसी एक फॉर्म को सिलेक्ट करेगा, ऑप्शन को, तो आपके पास वहां पे लिखा हुआ आ जाएगा फॉर्म के अंदर कि कस्टमर को 1 बेड चाहिए, 2 बेड चाहिए, 3 बेड चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चंस के बाद कि हमें कस्टमर से डाटा क्या क्या रिक्वायर्ड है। अब आपने सोचना है कि अगर आप अपार्टमेंट सेल आउट कर रहे हैं तो हम लोगों ने उसकी क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ पे आपको कैटेगरी नजर आ रही होगी, अगर आप कांटेक्ट में जाते हैं तो मुझे उसका फोन नंबर बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। उसके बाद अगर आप दोबारा कांटेक्ट इंफॉर्मेशन में जाते हैं तो आप चाहें तो उसका सिटी भी मांग सकते हैं, वो कहाँ से है, ये भी मेरे लिए बहुत जरूरी है। अगर आप उससे एड्रेस लेना चाहते हैं, उसका कंप्लीट एड्रेस कि वो कहाँ कहाँ से बात कर रहा है, कहाँ पे रहता है, तो आप वो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। अगर मैं स्ट्रीट एड्रेस भी करूंगा वो भी आ जाएगा। फिर आप कहते हैं कि उसका फुल मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए कि भाई डेट ऑफ बर्थ का है, जेंडर क्या है। अक्सर जो डॉक्टर्स होते हैं वो बेसिकली अगर कंपेन चला रहे हो तो वो ये सारा कुछ भी पूछते हैं। ठीक है। क्योंकि उन्होंने अपॉइंटमेंट लेनी होती है, अपॉइंटमेंट से पहले वो सारा कुछ ये सारा डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। फिर अगर आपके कुछ ऐसी होती हैं जिसके अंदर वर्क आपका भी इनके वाली बात आ गई कि अगर हम लोगों ने देखना है कि उसके पास पैसे हैं भी या नहीं है, तो आप यहाँ पे उसका जॉब टाइटल पूछ नहीं, मुझे सकते हो, वो वो क्या चाहिए कर रहा रेफरेंस है। नंबर और इसका वो। सॉरी, कोई क्वेश्चन है? नहीं नहीं, वो पीछे से को बोल रहा था, अच्छा। सॉरी। अच्छा अच्छा, कोई मसला नहीं। तो आप लोग यहाँ पे उसका जॉब टाइटल ले सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि वो कितने किस हद तक इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ठीक है। उसके बाद आपने अगर उसका आईडी कार्ड नंबर लेना है या पासपोर्ट नंबर भी आपको रिक्वायर्ड है तो आप वो भी यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, जैसे ही आप लोग चीजें सिलेक्ट करोगे आपने क्रिएट फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देना है, वो कहेगा कि भाई अपनी कंपनी का कोई मैसेज भी दें, तो आप यहाँ पे मैसेज दे सकते हो। ओनली इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स फिल दिस फॉर्म, ये मैंने वैसे लिख दिया, तो जैसे वो आपके फॉर्म के अंदर जो है वो आपको इसी तरह ये शो हो रहा होगा। हम्म, ठीक है। उसके बाद आपने क्रिएट फॉर्म कर देना है, क्रिएट फॉर्म करने के बाद आपने यहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक दे देना है। ठीक है। अच्छा, अब मैंने किया था, आपको याद हो, इंस्टेंट फॉर्म एंड कॉल। ठीक है। अगर मैंने इंस्टेंट फॉर्म और कॉल करना है तो यहाँ पे मैं आके सिलेक्ट करूंगा अपना नंबर। ठीक है। अभी वो कह रहा है योर पेज इज नॉट लिंक विद योर व्हाट्सएप, अगर मेरा यहाँ पे लिंक होता तो मुझे यहाँ पे करने की जरूरत नहीं थी। अगर मैंने किसी और नंबर पे, लास्ट टाइम भी मेरी बात हुई थी, अगर आप चाहते हैं कि आपके मैनेजर का नंबर यहाँ पे आ जाए, आपका नंबर ना आए या कंपनी का नंबर ना आए, तो आप कनेक्ट अनदर नंबर भी कर सकते हो। जैसे ही आप करोगे यहाँ पे नंबर दोगे, नंबर देने के बाद आप कंटिन्यू करोगे, आपको एक कोड आएगा, कोड आपने यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद आपने क्रिएट फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। तो कॉल ऑटोमेटिकली जाएगी उसको, या वो जैसे फॉर्म फिल करने के बाद? नहीं, जैसे ही वो फॉर्म फिल करेगा, नेक्स्ट पे उसके पास आपके नीचे जो है ये बटन जो सबमिट आ रहा है, सबमिट के बाद कॉल नाउ का बटन आ जाएगा। ठीक। तो सर जो एक पर्सन अगर फॉर एग्जांपल ये जो हमने ये चीजें ऐड की हैं जिसमें वो नेम ईमेल अपना फोन हम्म। को कोई अगर कस्टमर वो ये इजी फील नहीं करता कि मैंने अपना स्ट्रीट एड्रेस नहीं डालना, तो उसमें क्या ये फॉर्म आगे नहीं जाएगा नेक्स्ट स्टेप नहीं, पे? नहीं जाएगा। नहीं जाए। ये मस्ट होती है। ठीक जब तक जो आपने इंफॉर्मेशन मांगी हुई है वो इंफॉर्मेशन नहीं फिल करता, वो नेक्स्ट पे नहीं जा सकता। है। कोई चीज ऑप्शनल रख सकते हैं? हाँ जी, ऑप्शनल भी रख सकते हैं आप। अगर ऑप्शन कस्टमर अगर ये देखें, ये एग्री देखें, है स्ट्रीट एड्रेस मैं डालने में आपको तो ये ठीक है, बता नहीं तो देता कोई हूँ, मसला नहीं। बता देता हूँ मैं आपको। अच्छा सवाल किया है, अच्छी चीज पूछी है। ले जी, मैं आता हूँ जी अपने क्वेश्चंस के ऊपर। ये देखिए, ऑप्शनल की ऑप्शन आ रही है। बिल्कुल। ठीक है, तो आप ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर सकते हो कि आपने कौन सी चीज ऑप्शनल रखनी है। अब ये चीजें ऑप्शनल नहीं है, सिटी ऑप्शनल है, हम्म। आपका मैरिज स्टेटस जो है वो ऑप्शनल है, लेकिन ये ऑप्शनल नहीं है। ठीक। नेम मुझे उससे रिक्वायर्ड है, फोन नंबर रिक्वायर्ड है, ईमेल रिक्वायर्ड। ठीक है।
ये मेटा ने पहले डिस्क्राइब की हूँ। नहीं, आपके पास ऑप्शन आ रही होती ऑप्शनल है, है ये चीज। ऑप्शनल आ रही होती है। अगर तो आपने इसको ऑप्शन पे रखना है, आप रख सकते हो। अगर आपने ये सारा कुछ नहीं रखना, आप फोन नंबर को भी ऑप्शन पे रख सकते हैं। कुछ मस्ट और कुछ ऑप्शन। नहीं, ठीक है। अपने अब पीछे सिलेक्ट जब किए हैं तो हम्म, उस पे तो ऑप्शनल का कोई भी नहीं आ रहा था ना। तो फिर जब हम पेज पे इस पे आए हैं फॉर्म पे, तो इस पे तो ऑप्शनल का आ रहा है। मैं आपको एडिट करके बताऊँ। अच्छा अली साहब, अभी हम ये बात कर रहे हैं अलीज के फॉर्म फिल करने की, जो आपने बात शुरू की थी, ये उस टॉपिक के ऊपर है, एम आई राइट? जी जी। ठीक हो गया, ओके। ये देखिए, आप कोई सी भी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, आप उसको ऑप्शनल के अंदर लेके जा सकते हैं। ठीक हो गया। ठीक है। अभी मेरे ख्याल से वो पेज अटैच नहीं है, तो यहाँ पे नहीं दे रहा। आप जोन सी भी चीज यहाँ पे अटैच करते जाते, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है ठीक। ऊपर कि आपने इसको ऑप्शनल में लेके जाना है या नहीं लेके जाना। ठीक हो गया। ठीक है। लेकिन उसके लिए आपका पेज मस्ट अटैच होना चाहिए विद इंस्टाग्राम और विद व्हाट्सएप, विद व्हाट्सएप। फिर आपके पास आएगा। अच्छा जी। हम्म। जैसे ही मैं फॉर्म बना लूंगा, यहाँ पे मेरे पास फॉर्म आ रहे होंगे। ठीक है। मैंने उसमें से किसी एक फॉर्म को सिलेक्ट कर लेना है, और ऊपर अपने क्रिएटिव्स को सिलेक्ट कर लेना है, जो सी भी मैंने इमेज या वीडियो के ऊपर ऐड चलानी होगी। ठीक है। फर्ज करो मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मैंने इसके ऊपर ऐड चलानी है। ठीक है। तो मेरी वो वाली ऐड जो है इस तरह शो होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट मैंने इसको पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देना है, और पब्लिश मेरी हो जाएगी। मेरा कार्ड भी नहीं लगा हुआ, इसलिए मेरा अभी वो नहीं आ रहा पब्लिश का ऑप्शन। ठीक है। ये थी हमारी बस इतनी सी लीड्स की कंपेन। ये लोगों को आपका क्रिएटिव शो हो रहा होगा, और ये आपकी क्या शो हो रहे होंगे, सॉरी, नीचे फॉर्म्स, ये वाला फॉर्म शो हो। ठीक है। वो आपको बताएगा कि आपके क्रिएटिव्स इस तरह शो हो रहे हैं, और आपका फॉर्म इस तरह शो हो रहा है। ठीक है। ये रिच क्रिएटिव नहीं है, ये हायर इंटेंट है। इसके अंदर देखो कोई भी पिक्चर नहीं आ रही, हाँ बिल्कुल। इसके अंदर ये सिर्फ टेक्स्ट आ रहा है। रिच में ऑलवेज पिक्चर आएगी। हाँ, क्रिएटिव के अंदर पिक्चर है, रिच क्रिएटिव के अंदर। रिच क्रिएटिव। ठीक है। इस कैंपेन में अभी तक कोई मसला किसी को? मुझे अब ये बताएं कि अगर हम एक होटल की कैंपेन कर रहे हैं तो कौन सी सूटेबल जो है तरीका होना चाहिए उसका, ये हाँ। सारा कुछ होना चाहिए, या हमें क्या ऑप्ट करना चाहिए? लेट्स से कि हम एक होटल की कैंपेन कर रहे हैं। अच्छा, फर्ज करें अगर आप एक होटल की कैंपेन कर रहे हैं, तो आपके लिए लीड्स की कैंपेन ही सबसे ज्यादा सूटेबल होगी। वो क्यों? ठीक है, यानी कि रियल एस्टेट से कुछ भी रिलेटेड है तो सबसे ज्यादा सूटेबल हमारे पास वही लीड्स। है, क्या कहते हैं, अच्छा, मेरी बात लीड्स वाली सुनिए, कैंपेन ही। क्वेश्चन पूछें क्यों। क्यों? क्योंकि लीड्स में हमारे पास हमारे हाथ में आ जाता है, हम कब फॉलो अप करें। अच्छा, इसके अंदर एक एक और ऑप्शन भी आती है। हम्म, अगर आप होटल की कैंपेन चला रहे हो, फर्ज करो आप होटल रूम्स दे रहे हो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है। हम्म, इसके अंदर फॉर्म के अंदर आपके पास कैजुअलिंग की भी ऑप्शन होती है। आपके पास कैलेंडर आता है, वो आपसे पूछता है, अक्सर आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, वो पूछता है कि भाईजान किस डेट से लेके आपको कितनी डेट तक की बुकिंग चाहिए। हाँ जी बिल्कुल ऐसी है। वो तो ठीक मस्ट है। है ना, वो तो जरूरी है। हाँ, तो वो फिर आपके पास इसके अंदर लीड्स के अलावा वो किसी कंपेन में ऑप्शन नहीं है कि आप लोग स्केजुअलिंग कर सको। इसी तरह अगर आपने होटल बेचने हैं, तो अगर आपने किसी बड़े बंदे के होटल के अंदर, आप मैं भी पता है इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होती है, वो लोग जो होते हैं ये सिंपल तो नहीं होते। जिस तरह हम इसको भी जा रही है जी, 25,000 रुपए में आप इन्वेस्टमेंट करें, आपका घर मिल जाएगा 5 सालों बाद। वो इस तरह के नहीं होते। वो होते हैं इन्वेस्टर्स हम्म, जो होटल्स पे इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। उनको पता है, हाँ जी भाई, उनको पता होता है 20 रूम है तो हमें साल का कितना आ जाना है। उनकी सोच ये होती है। अब उनके लिए हम लोग ये नहीं कर सकते कि भैया आप हमें मैसेज करें, क्योंकि उनके लिए उनका टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे बंदों के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट उनको मीटिंग स्केजुलिंग का ऑप्शन दे देते हैं।
कि भाई आप हमारे साथ मीटिंग करें माहिर बिल्डर्स के साथ, हम आपको बताएंगे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से आपको क्या क्या बेनिफिट होगा। हम्म। ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है, ये ठीक चीज है। है। यानी कि सूटेबल कैंपेन हमारी लीड्स वाली ही होनी चाहिए, इसके अलावा जो है बाकी हाँ सिर्फ एंगेजमेंट की हद तक ठीक है। हाँ, डिपेंड ऑन योर प्रोडक्ट अगेन। कोई भी कंपेन हम्म। चलानी है प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, इसकी थिंकिंग होती है। ठीक है, कोई भी ब्रांड है, एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को मैं। फर्ज करें आपका ब्रांड है शूजों का, ठीक है, जी। आपने शूज की नई शॉप खोली है इचरे के अंदर। ठीक है। तो सबसे पहले आपके लिए क्या जरूरी है? सबसे पहले क्या जरूरी है? सबसे पहले एज अ मतलब मार्केटर आप क्या थिंक करते हो, आपके लिए क्या जरूरी है अपनी सबसे शॉप पहले को तो मार्केट देखेंगे ना कि करने? वहां पे कितनी शॉप्स हैं और किस तरह की हैं, खवातीन की हैं, बंदों के हैं, किस एज सेगमेंट के लिए हैं। ये तो सारी चीजें नहीं, तो सारा वो करेंगे ना। गलत। ये पता होगा सबसे जब तक पहले ब्रांड हम डिजाइन करते हैं। लोग उसकी करेंगे ब्रांडिंग। क्यों करेंगे ब्रांडिंग, उसका जवाब देता हूं। अक्सर हम्म। आप लोगों ने देखा होगा फ्लिप्सी या कोई भी ब्रांड देखा होगा टिकटॉक पे, एक महीना पहले ही उसकी ओपन होने से पहले उसकी हाइप क्रिएट की जाती है ब्रांड की। क्यों बिल्कुल ठीक की है। जाती है? ताकि उसके बारे में ताकि लोगों का ताकि इंटरेस्ट लोगों पैदा को हो। उसकी लोकेशन का पता चले, लोगों को ब्रांड के हम्म। बारे में पता चले। ब्रांड का हम्म। जब आप लोग अवेयरनेस डेवलप करते हो, लोग उस ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। दूसरा, पाकिस्तान में लोगों की क्या, बाहर भी लोगों की यही साइकी होती है कि जो ब्रांड के ऊपर ज्यादा पैसा लगा रहा होता है उनको लगता है ये ब्रांड हैवी निकलेगा। अगर हम्म। आप छोटी सी दुकान बना के गंदी सी अगर उस पे ऐड चला दो, गंदे से उसके क्रिएटिव्स हो, आपने एक हम्म। दिन पहले ही उसके ऊपर ऐड चलाई हो, लोग कहते हैं यार नहीं, फारिग है, कोई लोकल हम्म। कंपनी आ गई है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो हम्म। सबसे पहले क्या हुआ, ब्रांडिंग। ब्रांडिंग के बाद आपके पास सेकंड स्टेप सबसे पहले क्या आता है, प्रोडक्ट। अब आपने ब्रांड का तो बता दिया कि भाई मेरे पास ये वाला ब्रांड है, ब्रांड के अंदर है क्या, लोगों को ये भी तो बताना है कि ब्रांड बेसिकली हम्म। बेच क्या रहा है। तो बिल्कुल सेकंड ऐसे पे ही है। हमारे पास आ जाती हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ठीक आने है। के बाद उस प्रोडक्ट की आ जाती है हमारे पास थर्ड नंबर पे इंफॉर्मेशन, कि उस प्रोडक्ट को हम्म। यूज कैसे करना है या उस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या है। हाँ, उसकी अवेयरनेस आ जाती है। जब तक आप लोगों को बताएंगे नहीं ये प्रोडक्ट किस लिए यूज हो रही है, इसके बेनिफिट्स क्या है, कोई भी आपसे परचेज करने नहीं आएगा। इसकी मैं आप लोगों को एग्जांपल भी पहले दे चुका हूँ कि अगर हम लोग कॉस्मेटिक में जाते हैं तो हमारे पास ब्लीच है। अगर ब्लीच का हम लोग लोगों को बताएंगे नहीं कि भाई 10 है जो मिनट है इससे ज्यादा आपने नहीं लगानी, तो अगर वो लगा लेती है उसकी स्किन पे इफेक्ट हो जाती है, तो वो आपके ब्रांड के ऊपर वो केस भी कर सकती है कि भाई इन्होंने मुझे बताया नहीं है, इनकी प्रोडक्ट मेरे स्किन को अफेक्ट कर गई है, तो ये ब्रांड मुझे इतने हर जाना। अक्सर आप लोगों ने सुना हम्म। होगा कि भाई इतने हर जाने का केस हो गया, इतने मर का हो गया। ठीक है, हमारी अपनी कंपनी पे हुआ था, विलशायर में मैं काम करता था, विलशायर ग्रुप की मेडिसिन जो है वो लड़की को अफेक्ट कर गई थी। तो उन्होंने कहा, इन्होंने कहीं पे भी नहीं था लिखा हुआ कि इतनी यूज करने हम्म। की वजह से सप्लीमेंट अफेक्ट कर जाएगी। तो उन्होंने उस लड़की को 20 लाख रुपए अदा किए थे। हम्म। तो इसलिए बिल्कुल उसकी ठीक है। अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी होता है। प्रोडक्ट की तो आपने बता दिया हम लोग ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लेकिन उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कैसे करना है, उस प्रोडक्ट में है क्या, इसकी भी अवेयरनेस क्रिएट करनी होती है। ठीक है, अब मैंने उसकी भी अवेयरनेस क्रिएट कर ली। उसके बाद मेरे पास आता है कि मैंने उस कैंपेन के ऊपर कितने मेरे टारगेट्स क्या है, मैंने क्या अचीव करना है, मैंने रीच लेनी है, मैंने इंप्रेशन लेना है, मैंने 1 लाख लोगों तक जाना है, मैंने 2 लाख लोगों तक जाना है, 3 लाख लोगों तक जाना है। ठीक है, फिर मेरे हम्म। पास आ जाती है एरिया। ठीक है, मैंने 3 लाख लोगों तक जाना है तो मेरा एरिया उस 3 लाख लोगों को टारगेट करने के लिए कितना होना पीछे चाहिए। वाला पेज फिर भी होता ये है, उसके चीज ऊपर है। रेफरेंस नंबर लिखा होता है। जी सॉरी। नहीं नहीं, कुछ नहीं सॉरी। अच्छा, चलें। तो फिर मेरे पास आ जाती है लोकेशन, फिर मेरे पास आ जाती है डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग के अंदर हम लोग डिफाइन करते हैं कि हम लोगों ने किन लोगों को अपनी ऐड दिखानी। अगर मेरी प्रोडक्ट कॉस्मेटिक की है तो वो ज्यादा लड़कियां यूज करती हैं, मुझे पता है मैंने उसके अंदर लड़कों को टारगेट नहीं करना या आंटियों को टारगेट नहीं करना। मैं एज डिफाइन करूंगा
कि मेरी एज जो है 18 से लेके 35 साल की लड़कियों तक है, इससे ऊपर के मेरी नहीं चलेगी। तो जब भी आपने कोई कैंपेन बनानी है, उसकी सबसे पहले आपने क्या स्ट्रेटजी डेवलप करनी है। ठीक है। और वो डेवलप कैसे होगी, जैसे मैंने आपको अभी स्टेप बाय स्टेप बताया। इन केस आपने अवेयरनेस कैंपेन चलाई है, आपसे टारगेट अचीव हो जाते हैं, तो नेक्स्ट आप किस कैंपेन पे शिफ्ट होगे? आपने लीड्स के ऊपर जाना है, आपने ट्रैफिक के ऊपर जाना है, आपने ये सोचना है नेक्स्ट मेरा गोल क्या है। ठीक है। अगर मैं जाता हूँ अवेयरनेस की कैंपेन के, शूज की कैंपेन में चला रहा था, हो सकता है मैं डायरेक्ट लीड्स पे भी जा सकता हूँ और मैं ट्रैफिक पे भी जा सकता हूँ। अब यहाँ पे एक सवाल बनता है कि मैं ट्रैफिक पे क्यों जाऊँ? शूजों की कैंपेन है, मैं ट्रैफिक पे क्यों जाऊंगा? अब हर बंदे की पसंद एक जैसी नहीं होती। हो सकता है मैं जिन शूजों के ऊपर कैंपेन चला रहा हूँ वो शूज उनको पसंद ही ना आए। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं ट्रैफिक की कैंपेन चला के अपनी वेबसाइट पे क्यों भेज रहा हूँ? क्योंकि वहां पे मेरे सारे शूजों की लिस्टिंग है। ठीक है। अगर मैं बच्चों की कैंपेन चला रहा हूँ शूजों की, तो मैं बच्चों की कैंपेन के पेज के ऊपर लेके जाऊंगा। अगर मैं बड़ों के शूज के ऊपर चला रहा हूँ तो मैं सिर्फ शूजों के, बड़े शूजों के ऊपर। अगर मैं लेडीज की चला रहा हूँ तो मैं लेडीज शूज के ऊपर पेज के ऊपर आपने लेके जाना है, वो टैक्स वो अटैच करेंगे। और वो अक्सर आप लोगों ने अगर शूज की कैंपेन देखते भी हो, वो आपको उसी कैटेगरी के अंदर लैंड करवाता है जो आपको ऐड के अंदर शो हो रहा होता है। कभी ये देखा है कि उसने मेन पेज पे या किसी बच्चों के पे शूज पे लैंड कर दिया हो? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। तो मैं ट्रैफिक पे इसलिए उनको लेके जाऊंगा, वो अपनी मर्जी की वहां पे प्रोडक्ट देख के मुझे ऑर्डर कर सके। अब मैं अगर उनको अपनी मर्जी की सही। दिखाऊंगा तो हो सकता है वो कभी भी ना लें। वो कि इनके पास हम्म, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर हम लोग चलते हैं। तो सही। ये फर्क है आपका स्ट्रेटजी का। तो कैंपेन चलाने से पहले कैंपेन की स्ट्रेटजी बनाना इज मोर इम्पोर्टेंट देन कैंपेन को रन करना। सर इंगेजमेंट हम इसलिए नहीं चला रहे क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सभी को रिप्लाई करें कि हमारे देखो पास क्या क्या आप, है। एग्जैक्टली आप फिर वही बात आ जाती है, कितनी आपकी प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप कैरोसेल ऐड चला रहे हो, आपकी 10 प्रोडक्ट हैं, आपको एक दिन में 10 तरह के मैसेज आ रहे हैं, तो आप क्या उसको डिफाइन कर सकते हो? क्योंकि आपके पास 10 बंदे भी होने चाहिए जो अलग अलग प्रोडक्ट को डिफाइन करें। हाँ जी भाई, इसके अंदर ये चीज, इसके अंदर ये लेदर यूज हुआ है, ये चीजें हुआ है। अब एक बंदे को 10 चीजें तो याद नहीं रह सकती। तो वहाँ पे अवेयरनेस के बाद हाँ, उसको और ये साइंटिफिकली इफेक्ट भी है कि आप एक बंदे को एट अ टाइम 10 डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर नहीं लगा सकते। वो पजल हो जाएगा कि हो सकता है वो गलती कर दे, 3 मैसेज के बाद जो चौथा मैसेज है उसको वो पहले वाला मैसेज कर दे। हम्म। इसलिए वो कहते हैं कि 3 प्रोडक्ट से ज्यादा जो है ना, आप बंदे को नहीं चला सकते एट अ टाइम। मैक्सिमम 3 सही। प्रोडक्ट। तो इंसानी दिमाग की कैपेसिटी इतनी है। ठीक है। तो ये आज हमने लीड्स की कैंपेन कर ली है, हमने अवेयरनेस की भी की हुई है और एंगेजमेंट की भी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग ट्रैफिक की और ऐप प्रमोशन की एक साथ करेंगे, और फिर इंशाल्लाह हमारा इसका एक टेस्ट होगा। ओके। ठीक है। ठीक है। उसके अंदर मैं आपको डिफरेंट जो है वो लाइक दूंगा कि आपने डिफरेंट ब्रांड्स के ऊपर कैंपेन चलानी है, आपने मुझे उसकी हम्म, स्ट्रेटजी भी डिफाइन करनी है और कैंपेन भी बना के देनी है उसके ऊपर। हम्म। ठीक हो गया। अच्छा, अली ठीक है। अली साहब, ये काइंडली हमें ना भेज दिया करें, क्योंकि अभी देखें ये लेक्चर हुआ ना, तो सारी चीजें सर से गुजर रही हैं। तो ये ठीक है। लेक्चर हमें भेज दिया करें तो हमें प्रैक्टिस जरा आसानी हो जाती है। चले, वैसे मैं जितना डीपली आपको समझा रहा हूँ ना, ये सर से ऊपर गुजरने हाँ, वाली वो चीजें नहीं चीजें है। तो समझ आती हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिस में जाते हैं तो फिर जाहिर है चले, मैं आपको कि भेज देता वो हूँ। असल में खालिद साहब के कहने का मकसद ये है कि अक्सर जेन से ना जब हम अगली दफा बैठे होते हैं तो वो रिकॉल नहीं होता, वो जेन से निकल जाती हैं हाँ चीजें। तो जी। चले ये कि ठीक है। फौरन आया हो ना तो फौरन हम किस तरह होमवर्क की तरह उसको देख लें तो वो जेन में रह जाती हैं। जी, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। ठीक ठीक है। ठीक है। चलें, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। ठीक है जी। थैंक यू अभी जी। ये ओके। लेक्चर का वो ऐप लिंक भिजवा दीजिएगा ताकि रात को तो एक दफा दोबारा गो थ्रू कर लिया जाए। ठीक है, ओके। मैं भेज देता हूँ, लगातार बोल रहे हैं। अब मेरा मेरा ईमेल एड्रेस आ गया ना आपके पास, अली साहब? जी मेरे पास आ गए ना।
मुझे भी सर काइंडली जरा प्लीज लूप में रखें, मेरे पास कुछ भी नहीं पहुंचा अभी तक, जरा काइंडली भेजते रहे। ओके, ठीक, थैंक ओके, यू। थैंक अल्लाह। जी चलते ओके, हैं। थैंक यू अली साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अली अल्लाह साहब, हाफिज। खालिद, थैंक यू। एक्चुअली लेक्चर तो अभी आपने शुरू किया ना, इससे पहले तो आप रिवीजन करा रहे थे। जी जी। इनफैक्ट अगर आप मुझे यहाँ में कोई ऐसा बताएं वो डेटा कहाँ से मिलेगा, कि सारी आपने बेसिकली जो डेफिनेशंस को रिवाइज करवाया है, ये कहाँ लिखा हुआ है कि हम ये, मेरा मतलब कहीं ना कहीं जो लिटरेचर बना हुआ होगा ना, वो आप हाँ बता दें जी। कि इधर से आप रिवाइज करके आ जाओ। अच्छा, हाँ जी, उसका तो ये है कि मैं हमारे लिए आपको काम जो आसान हो लास्ट जाएगा। लेक्चर है ना, मैंने अभी एक शेयर कर दिया हुआ है। जो उससे वाला जी अगला लेक्चर है वो अभी मैं आज एडिट कर रहा हूँ, वो भी आज इंशाल्लाह लाइव हो जाएगा, क्योंकि ये 1 घंटे का लेक्चर होता है तो इसको एडिट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो उसके बाद वो इस लेक्चर के करने हैं, जी। करंट लेक्चर के सवाल करने हैं ना, हाँ जी, करंट लेक्चर की इसको कब अपलोड करें? ये 2 दिन में ये होगा। आपके पास प्रिंटेड नहीं है ये इन्फॉर्मेशन, अगर आप हमें प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन दे देखिए, दें तो हमें ये नोट्स ये ना जो बनाने पड़े। इंफॉर्मेशन है ना, ये सारी है कि आप बाय हैंड इसको प्रैक्टिस करते हो, इसका कोई प्रिंटिंग मटेरियल नहीं, इसके सिर्फ डेफिनेशंस ही होती हैं। क्योंकि हमने उस दिन भी जो काम किया था, आपने देखा होगा, सारा टूल्स के ऊपर किया था। तो आपकी जी बेसिकली टूल्स के ऊपर प्रैक्टिस होती है। कि हमने क्या किया था, अगर हमने कॉपी राइटिंग को प्रैक्टिस करना था तो हम लोग चैट जीपीटी पे गए थे, ठीक है, वहां पे प्रॉम्प्ट दिया था। अब उसकी मैं डेफिनेशंस आपको कैसे वो उसका राइटिंग मटेरियल नहीं प्रोवाइड कर सकता। उसके बाद अब हमने एसईओ का करना है, तो अब हमने टूल्स पे प्रैक्टिस करनी है, टूल्स पे प्रैक्टिस करने के बाद हमने उसको यहाँ पे ही टूल के ऊपर ही एआई के थ्रू राइट करना है। तो उसका भी कोई नोट्स नहीं होंगे, वो सारा प्रैक्टिकल वर्क है। ठीक है। तो ये अच्छा। फर्क है, इसलिए आपको वो जो लास्ट लेक्चर है वो आपको यूट्यूब पे मैं अपलोड करके वो भेज दूंगा, आपकी जितने भी कंसर्न होंगे उसको देख के कंप्लीट हो जाएंगे। इन केस अगर आपको ठीक फिर भी समझ नहीं आती तो मंडे या ट्यूसडे को आपने मेरे से दोबारा से वो वाली क्लास जो है रिपीट करवा लेनी है, जिसको इशू आ रहा होगा। अगर सबको इशू है तो सब ट्यूसडे और वेडनेसडे को हम एक दिन ऑनलाइन क्लास रख लेंगे, जो पुराना मटेरियल होगा उसको सारा रिवाइज कर लेंगे। ठीक है। बस इसमें आपने फेवर ये देनी है कि अगले लेक्चर से पहले वो रिकॉर्डिंग शेयर कर देनी है, ताकि प्रैक्टिस बंदा की एक दफा जानी ना है। रिवाइज कर ले। देखिए, जो सैटरडे को लेक्चर होता है ना, उसकी तो रिकॉर्डिंग मैं आपको फौरन दे दूंगा। लेकिन जो मंडे को लेक्चर होता है ना, उसमें तो 2 दिन लगेंगे। चलिए एक दिन चलिए पहले कोई बात नहीं, 2 दिन की खैर ठीक है। है। ठीक है। आप सबको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? बिल्कुल आ रही है। जी। अब ये होते हैं टूल्स, ये डिफरेंट टूल्स हैं। ठीक है, इनको हम एआई टूल्स भी कहते हैं। सबसे पहले मैंने आपको किसका नाम बताया, के डब्ल्यू फाइंडर का। इसके ऊपर अब हम लिख जाते हैं। अपनी कंपनी अच्छा, का ये कोई जो ऐसा आपने कीवर्ड आजाद बताएं ऐसी, जो लोग सबसे ज्यादा सर्च करते सॉरी मैं, हैं। जी जी, आप बताएं। मुझे बताइए, आजाद ऐसी आपने लॉग इन किया है, इसको क्या परचेज करना पड़ता है या ये अवेलेबल है? हाँ जी, ये परचेज हम करना साइन अप पड़ता है कर आपको। सकते हैं इसको? जी, ये परचेज करना अच्छा, पड़ेगा, ये टू आजाद ऐसी थाउजेंड का है। साइन परचेज इतना करेंगे और उसके बाद जो जो जी जी बोलिए। जी, आप बताएं। मैंने कहा आजाद ऐसी हमने जब एक दफा साइन अप करने के लिए परचेज कर लिया, इसके अंदर जितने आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट, के डब्ल्यू आई फाइंडर आ रहा है, मॉस आ रहा है, ये सब टूल्स उसके अंदर होंगे, ऐसे ही है? हाँ जी, ये सारे इसके अंदर इंक्लूड, इवन कंटेंट राइटिंग के टूल्स भी हैं इसके अंदर। इसके अंदर आपके एसईओ के भी हैं, इसके अंदर आपके ग्राफिक डिजाइनिंग के भी हैं, इसके अंदर आपके डिजिटल मार्केटिंग के भी हैं, इसके अंदर आपके परफॉर्मेंस मार्केटिंग के भी हैं, सारे टूल्स हैं। अच्छा, जी के बेहतर हो डब्ल्यू गया। फाइंडर एक आप भी एक बताइए, बड़े मैं बड़ा लेक्चर प्रोग्राम है जिसमें सारे लेना टूल्स। चाहते हैं। जी सॉरी, आप क्वेश्चन पूछें। के डब्ल्यू फाइंडर जो है, जी इसके जी। अंदर डिफरेंट टूल्स हैं सारे के सारे, ये भी आपने कहा है, एम आई नहीं राइट? नहीं नहीं नहीं, ये टूल हाँ। है जिसके अंदर डिफरेंट टूल्स हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। इसमें अगर मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, वर्ड एआई जो है, और ये जो है ये कंटेंट राइटिंग है। ठीक है, ये प्लेजरिज्म फाइंड करने के लिए, ये भी कंटेंट राइटिंग का टूल है। ठीक है। उसके बाद ये वाले जो आप 3 देख रहे हैं, ये ग्राफिक डिजाइनिंग के हैं, फिर कंटेंट राइटिंग का है। फिर उसके बाद ये भी सारे कंटेंट राइटिंग के हैं, ये वीडियो एडिटिंग का है। ये जो आप मरियम नवाज की और डिफरेंट जो एआई वीडियोस देखते हैं बनी हुई आती हैं रोज फनी फनी, वो इस टूल से बनती हैं। ठीक है। कैपकट प्रो, इससे आप लोग वाकिफ होंगे, हर कोई जो है आजकल कैपकट को यूज कर रहा है। ठीक है। जी जी। उसके बाद जी जी।
सर जरा मुझे बताएं कि ठीक के है, ठीक डब्ल्यू है। फाइंडर क्या है, कि इन सारे सबको इकट्ठा करें तो उनका एक नाम नाम है के डब्ल्यू फाइंडर, वो क्या चीज है? नहीं, अलग से टूल है जो आपको कीवर्ड फाइंड करने में हेल्प आउट करता है। ऑलराइट, आई गॉट इट, ठीक है, समझ आ ठीक है। अच्छा जी। गया। अब मुझे एक ऐसा कीवर्ड बताएं जो सबसे ज्यादा लोग आपकी कंपनी का सर्च करते हैं। वैसे उस दिन हमने सर्च किया था, उसके इतने सर्च नहीं थे। या अपने कंपेटिटर का कोई कीवर्ड हाँ, बता दें जो लोग बहुत ज्यादा सर्च करते हैं। हम सर्च करते हैं, हम स्टूडियो बिल्डर्स सर्च अपार्टमेंट। करते हैं सर, या डेवलपर्स को सर्च करते हैं, फिर देखिए क्या होता है, या फिर अपार्टमेंट्स। सबके करते हैं, एक एक करके सबके एक एक कीवर्ड को सर्च करेंगे ताकि सबका जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है। अच्छा जी। अब सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, कीवर्ड डेंसिटी। ठीक है, कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है कि कितनी कंपनीज उसको यूज कर रहे हैं। इस वक्त वो कह रहा है कि 26 जो कंपनीज है ना, वो इस वक्त पाकिस्तान में इसको यूज कर रही हैं। कौन कौन सी कंपनी यूज कर रही है? सबसे ऊपर किसका नाम आ रहा है? Zameen.com का। ठीक है। Zameen.com के बाद कौन यूज कर रहा है? Booking.com। फिर कौन यूज कर रहा है? OLX। उसके बाद Agoda.com। उसके बाद मरियम। उसके बाद GR प्रिंट। ये डिफरेंट साइट्स हैं। ठीक है। अगर आप ये निकालते जाएंगे आपको पूरी 26 साइट्स मिल जाएंगी। यहां से आपको पता चल जाता है कि आपके कितने कंपेटिटर्स जो हैं वो किस कीवर्ड्स के ऊपर काम कर रहे हैं। एक तो ये चीज होगी। उसके बाद मैंने आपको बताया कीवर्ड डेंसिटी। ये इसकी कीवर्ड डेंसिटी है कि 26 बंदे जो हैं इसको यूज कर रहे हैं। 26 कंपनियां या 26? 26 कंपनियां इसको यूज कर रही हैं। उसके बाद सर्च इसको कितने लोग कर रहे हैं? 1.3 के। ये देखिए ऊपर सर्च आ रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कीवर्ड वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है कि कितने लोग इसको सर्च कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद ट्रेंड आपके पास आता है। ट्रेंड, ये वाला जो ट्रेंड है। ठीक है। ये आपको बताता है कि आने वाले दिनों में इस कीवर्ड को लोग ज्यादा सर्च करेंगे या कम करेंगे। इसकी एग्जांपल देता हूं। कुछ डेवलपर्स होते हैं वो आपको बताते हैं कि आने वाले दिनों में प्रॉपर्टी का जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा या कस्टमर ज्यादा होंगे। उनको कैसे पता चलता है? वो ये कीवर्ड्स के ऊपर ट्रेंड्स को जाके देखते हैं और वहां से उसको पता चलता है कि हाँ भाई, अगले महीने लोग इसको कम सर्च करेंगे या ज्यादा करेंगे। ठीक है। ये ट्रेंड जो है ये वीकली बेस्ड पे चेंज होता रहता है। अगर इस वीक में लोग ज्यादा सर्च करेंगे तो ये ट्रेंड प्लस में चला जाएगा। अगर इस वीक में माइनस में कर रहे होंगे, मतलब उतने नहीं आ रहे होंगे जितने 1.3 के प्लेस के ऊपर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है आने वाले दिनों में लोग इसको क्या करेंगे? कम सर्च करें। ठीक है। ये सिर्फ आप इस तरह इसको फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद आपने इसके सेकेंडरी कीवर्ड्स अगर फाइंड करने हैं। ठीक है। ये मेरा कीवर्ड है स्टूडियो अपार्टमेंट। मैंने इसका सेकेंडरी कीवर्ड ढूंढना है। नीचे ये देखिए आपके पास डिफरेंट कीवर्ड्स आ रहे हैं। चीप स्टूडियो अपार्टमेंट। ठीक है। चीप स्टूडियो फॉर रेंट। अब मैं अगर इसको करता हूं तो ये भी रैंक हो सकता है। ठीक है। वो कैसे रैंक हो सकता है? इसके ऊपर आप लोग देखो कि सर्चेस कितनी है, सर्च वॉल्यूम कितना है? 10। लेकिन इसके साथ ये क्या कह रहा है? +50%। ये एक ऑप्शन आ रही है प्लस। अब इसको 23 कंपनियां जो है इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन इस पे सर्च वॉल्यूम 10 है। मतलब वॉल्यूम तो इसका बहुत कम है। 23 कंपनियां, मतलब 23 में से सिर्फ 10 को बंदे जाएंगे, बाकी नहीं जाएंगे। तो ये क्यों फिर भी आ रहा है कि आप इसको रैंक कर सकते हैं? इसलिए आ रहा है कि आने वाले दिनों में इसका 50% जो है वो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, फिर सारी कंपनीज को इसके ऊपर सर्च मिल सकते हैं। इसलिए वो कह रहा है कि आप इसको कर सकते हैं। अब कुछ कीवर्ड्स होंगे जो रेड होंगे। ठीक है। आ, इसको देखते हैं। ठीक है। अब ये देखिए ये रेड आ रहा है, -17। इसका मतलब है ये हम लोगों को रैंक नहीं करना चाहिए क्योंकि आने वाले दिनों में गिर जाएगा। और अगर हम लोग जितनी देर में गूगल को हमने बताना है कि हम इस कीवर्ड के ऊपर काम कर रहे हैं, उतने दिनों में ये अगर गिर जाएगा तो हमें क्या फायदा होगा? इसका मतलब इस पे सर्च ही खत्म होगी। ठीक है। तो ये होते हैं कीवर्ड्स। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? एसईओ राइटिंग। अब आप लोगों को कीवर्ड्स का पता चल गया कि आप लोगों ने उसको फाइंड कैसे करना है। अगर मैंने एक एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल लिखना है तो वो उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं आप लिखें। सबसे पहले आपके मेरा पास एक आ सवाल जाता है है। यहाँ पे, जी जी, आप क्वेश्चन पूछें। मेरा एक सवाल है कि डेंसिटी और वॉल्यूम कितना होना चाहिए ताकि हमें पता चले कि ये एक गुड सर्च है या लोग इस चीज को सर्च करते हैं, उसकी अच्छा। परसेंटेज या उसकी अमाउंट कितनी होनी चाहिए? हाँ जी। कीवर्ड जिस तरह डेंसिटी आपने लिखा हमेशा। कि जी।
कीवर्ड डेंसिटी की जो अमाउंट है ना, अगर वो 25 से नीचे है तो वो इसका मतलब है वो रैंक हो सकता है, लेकिन उस पे एक शर्त है कि उसका वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं है अगर कीवर्ड डेंसिटी 25 से नीचे है और उस पे वॉल्यूम भी नहीं है तो उसका फायदा नहीं होगा। ठीक है, समझ अच्छा, आई? अगर 25 से नीचे है डेंसिटी तो वॉल्यूम कितना होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए वॉल्यूम कम से कम उसका 1K इन तक टर्म्स होना ऑफ? चाहिए। इन टर्म्स ऑफ लाइक के सर्च आपको 1K 1000 तक होना बंदा चाहिए। कर रहा हो उस कीवर्ड के ऊपर, फिर आपका चलता है। शुरू में आपने कभी भी हार्ड कीवर्ड्स को लेके नहीं चलना। अब हार्ड कीवर्ड्स क्या होते हैं? ऐसे कीवर्ड जिनकी डेंसिटी जो है 25 से अबव होती है, 35 40 होगी, लेकिन उस पे वॉल्यूम जो है 50K तक होगा। हम्म। ठीक है, वो कीवर्ड्स आपने नहीं ठीक है, पकड़े। मतलब बहुत लोग यूज कर उसकी रहे हैं वैसे। हाँ, उसकी वजह एक होती है, उस पे लोग चला रहे होते हैं पीपीसी कैंपेन। पीपीसी कैंपेन क्या होता है? इसको कहते हैं पे पर क्लिक। जो हम लोग गूगल को पैसे दे रहे होते हैं कि आप हमारी सर्च में सबसे ऊपर हैं। अक्सर आप लोगों ने गूगल पे जाके कोई कीवर्ड सर्च किया होगा, आपने नीचे देखा होगा स्पॉन्सर में 2 या 3 कंपनीज आ रही होती हैं, उसके ऊपर लिखा भी होता है स्पॉन्सर। ठीक है, तो ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर आपने कंपेन नहीं चलानी जिसके ऊपर क्या चल रही हो, कंपेन चल रही हो, पीपीसी कंपेन, जिसका जो कीवर्ड है, ऐसे जो कीवर्ड्स होते हैं वो हार्ड में आ रहे होते हैं और उनका वॉल्यूम जो होता है वो 99K, इतना 90K, 60K, 50K, इतना उनके ऊपर वॉल्यूम होता है। तो ऐसे कीवर्ड स्टार्टअप जो है उनको कभी भी ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर काम नहीं करना, नहीं तो आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगी। ठीक है, ओके। अब हम लोग कह रहे थे कि एसईओ राइटिंग के अंदर सबसे पहले एक एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल कैसे बनता है, तो उसके अंदर सबसे पहले जो आपके पास आता है मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन आता है। मेटा टाइटल्स के कितने कैरेक्टर्स होते हैं? नहीं, लास्ट टाइम मैंने बताया था। एनीवन? 60 शायद। 60 एग्जैक्टली, 60 कैरेक्टर्स मैक्सिमम। एग्जैक्टली। और मेटा डिस्क्रिप्शन के? 140 to 155। 152 था। यस, 145 से 160 कैरेक्टर्स। गलत थोड़ा सा आपने किया। ठीक है, चल। ओके। उसके बाद एक ऐसी ऑप्टिमाइज मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन कैसे बनेगा? जब उसके अंदर हमारा मेन कीवर्ड आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो सबसे आते हैं वो आते हैं कीवर्ड्स। अब हमने मेटा टाइटल में तो लगा लिया, मेटा डिस्क्रिप्शन में भी लगा लिया है, अब हमारे फर्स्ट पैराग्राफ में भी आना चाहिए। ठीक है, और हमारे कंक्लूजन में भी एक का जो है मेन कीवर्ड आना चाहिए। और कीवर्ड की जो डेंसिटी है वो 3% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब कीवर्ड डेंसिटी क्या है? मतलब अगर मैं 1000 का ब्लॉग लिख रहा हूं तो उसका 3% कितना होगा? 1000 का 20। हाँ, 20। एग्जैक्टली, 30 30 होगा। होगा। तो मैं एक कीवर्ड अगर 1000 का ब्लॉग लिख रहा हूं तो मैं उसमें 30 से ज्यादा दफा अपना कीवर्ड कोई भी यूज नहीं करूंगा। ठीक है, कीवर्ड डेंसिटी आपने अगर फाइंड करनी है कि आपकी कीवर्ड के कितने 1000 वर्ड के अंदर कितने कीवर्ड लगे हुए हैं, तो आप उसके लिए एक टूल है, लिख ले अपने पास, वो होता है वर्ड काउंट। क्या होता है दोबारा बताइए। वर्ड काउंट, अभी हम इसको करते भी हैं। ठीक है, सर्च भी आपको अच्छा, करके ओके, दिखाते ठीक हैं। है। ये है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो सबसे मेन चीजें आ जाती हैं वो आता है रियल टाइम कंटेंट एनालाइजर। ये सेकंड टूल है, ये वाला टूल। ठीक है, अच्छा। इसके अंदर मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी। सबसे पहले एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में डिफरेंस क्या होता है, याद है आप लोगों को? क्या होता है, बताएं। क्या सवाल था दोबारा कुछ? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में डिफरेंस क्या है? एक्टिव वॉइस जो मौजूदा प्रेजेंट होता है। और पैसिव वॉइस? पास्ट। ठीक है, और पैसिव वॉइस का अगर हमने पता लगाना है कि कैसे पता चलेगा ये पैसिव वॉइस है, उसमें क्या करें, कैसे पता चलेगा? नो, और लगाए लगाए, तुक्के ही लगाए हैं, कोई ना कोई तो सही होगा।
तो ये तो आसान है। एक्टिव एक्टिव वॉइस का बेसिकली मतलब है आई विल डू इट, और दूसरा है कि इट विल बी डन बाय मी, बेसिकली ये ऐसे डिफरेंस है ना। हाँ, और बताएं, और कैसे पता चलता है? ग्रामेटिकली अगर आपने कोई पैसिवाइज ढूंढना है, आप कैसे ढूंढेंगे? जो सेंटेंस यस, फॉर्म यूज करेंगे। 50% आपने आंसर दे दिया है। क्या बोला? हाँ, आगे। 50% आंसर हो गया आपका। नहीं तो वही कह रहा हूँ ना, जो सेंटेंस है उसके अंदर जो वर्ड्स स्पेशली यूज हुए होंगे वो बताएंगे। तो वो वर्ड्स क्या वर्ड होते की हैं, वही फॉर्म तो हम पूछ यूज रहा हूँ। करेंगे, हाँ, वर्ड की फॉर्म यूज करेंगे। अच्छा, वो फॉर्म क्या होगी? फर्स्ट सेकंड थर्ड होती है ना, मतलब हाँ, जैसे हाँ, वॉज, सेंट सेंट सेंट, इस अच्छा, तरह से। अच्छा, नहीं नहीं, थोड़े 50-50% सबके। ठीक है। अच्छा, इसका सबसे जो इजी वे है, अगर आपने पैसिव वॉइस को फाइंड करना है, वो है इज आर एम के साथ आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। ठीक है, ईडी वाली फॉर्म यूज होती है, जैसे इज रिक्वायर्ड, आर प्लेड। ठीक है, तो आपको इजीली पता चल जाएगा ये क्या है, पैसिव वॉइस है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था ट्रांजिशन वर्ड्स। ट्रांजिशन वर्ड्स क्या होते हैं? आपने बताया था। जी, नहीं नहीं, ऐसे ट्रांजिशन वर्ड्स क्या होते हैं? कोई भी एक आंसर दे। वर्ड्स कनेक्टिंग दिस सेंटेंसेस को ऐसा बताया था, एग्जैक्टली exactly. जो कि जो दो लफ्जों को वर्ड्स, मिलाते हैं। हाँ जी, एक लाइन को दूसरी लाइन के साथ मिलाते हैं। फर्ज करें मैं एक बात कर रहा हूं, मेरी वो बात कंप्लीट हो गई, लेकिन लेकिन जो है उसके अंदर, वो क्या होगा? ट्रांजिशन वर्ड होगा। हाँ जैसे हाँ हाँ, जैसे देयर फर्दर फोर, फोर, देयर फोर, इस तरह की। हाँ, फर्दर मोर, ये क्या है? ट्रांजिशन वर्ड्स है। ठीक है, उसके बाद आपने एसईओ अगर आर्टिकल राइट कर रहे हैं ना, तो कोई भी पैराग्राफ जो है वो 3 या 4 लाइन से ज्यादा अबव नहीं करती। ठीक है, एक एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल बनाने के लिए आपने 3 या 4 लाइन से ज्यादा नहीं करना। अब वो एक टॉपिक बताएं जिसके ऊपर आप एसईओ आर्टिकल लिखना चाहते हैं, कोई भी टॉपिक। टॉपिक ये रख लें कि हमने कोई मतलब अपार्टमेंट सेल अपार्टमेंट्स इन लाहौर। अपार्टमेंट्स इन लाहौर, चलें जी। सेल या रेंटल की। 3 से 4 तरीके आपको बताऊंगा। सबसे पहला तरीका होगा नकल का। ठीक है, कि हमने किसी के आर्टिकल्स पकड़ के उसको कैसे ठीक करना है, इसको ऐसे ऑप्टिमाइज कैसे बनाना है। दूसरा तरीका होगा एआई के थ्रू हम लोगों ने कैसे जनरेट करना है। ठीक है, तीसरे में हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने अगर ऑर्गेनिकली बनाना है, जो कि कोई भी यूज नहीं करता और उसके अंदर काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, तो वो आपने कभी भी यूज नहीं करना। ठीक है, और वो काफी टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। अगर आप खुद से लिखने बैठोगे ना, तो आपकी सोच उस टाइप की होगी कि एक मार्केट में क्या चल रहा है, क्योंकि जब तक आप मार्केट में जाओगे नहीं, आप देखोगे नहीं, वो विदाउट रिसर्च जो है ना, आप ऑर्गेनिक ब्लॉग नहीं लिख सकते। ठीक है, और ये 2 तरीके जो है वो सबसे जो है फास्ट वे आप कह लो कि हैं कि एआई के थ्रू आप लिख लो। और एआई को हम लोग ये भी पढ़ेंगे इसके अंदर कि अगर एआई से मैं जनरेट करता हूँ तो उसको मैं ऑर्गेनिक कैसे बनाऊंगा। ठीक है, और अगर मैं कहीं से उठा रहा हूँ तो उसमें से प्लेजरिज्म मैं कैसे रिमूव करूंगा। तो सबसे फर्स्ट पे हम लोग जाते हैं, हम लोग देखते हैं कि सबसे जो मैंने अपना कीवर्ड दिया है ऊपर, उससे रिलेटेड जो है नीचे ब्लॉक कौन सा है। ठीक है, अब मैं सबसे पहले देख रहा हूँ इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल इन लाहौर इन हाई राइज अपार्टमेंट, एक ये थोड़ा सा लग रहा है। अच्छा, अगर आपको नहीं मिल रहे तो आपने इसके आगे ब्लॉक्स लिख देना है। यहाँ पे इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है। ओके जी, ये आ गया सबसे पहले मेरे पास आर्टिकल। अब मैंने इसको पढ़ना है कि क्या ये मेरे मुताबिक है। अब मैंने इससे पूछा क्या था कि सबसे अच्छी मुझे सोसाइटीज बताओ लाहौर में इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, उसने मुझे क्या दिया आर्टिकल का, सबसे पहले टाइटल दे दिया। ठीक है, कि टॉप 10 हाउसिंग सोसाइटी इन लाहौर फॉर इन्वेस्टमेंट। अगर मैंने इसी पे लिखना है, ठीक है, मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा पढ़ूंगा और एक नजर इसको देखूंगा कि क्या ये मेरे मुताबिक है या नहीं है, जिनमें हम लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है,
अब मैं इस सारे को क्या करूंगा, कॉपी करूंगा। ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं अपने टूल्स में आऊंगा। जो सबसे फर्स्ट मेरा टूल है वो कौन सा है, वर्ड एआई। ये हमने उठाया हुआ था कहीं से। इसको जब हम लोग प्लेजरिज्म के लिए चेक करेंगे तो ये देखें इसके अंदर प्लेजरिज्म आएगा। ठीक है, वो मैं भी ये बताएं कि सर आप हमें कोई असाइनमेंट्स भी देंगे जिसे हम अपनी प्रैक्टिस करेंगे, जी किस तरह होगा बिल्कुल। इनके ऊपर? ये आज की जो आप, हाँ, जो आप आज सिखा रहे हैं कल तो मैं हर चीज भूल चुका हूँगा। ये तो नहीं इतनी नहीं नहीं तेजी से नहीं, भूलने वाला काम है? हाँ जी। ये आपको हर किसी को एक एक टाइटल मिलेगा। आप लोगों ठीक है। ने आज लोग फर्स्ट जो दो क्लासें थी आपकी वो थोड़ा थ्योरेटिकल नॉलेज था, क्योंकि जब तक आपको बताया नहीं था जाना तो आपने करना कैसे था। तो आप लोगों ने सीख रहे हैं। अब आप लोगों ने सीख लिया, अब कल ही आपको इसकी प्रैक्टिस मिलेगी। मंडे को आपका एक पहले टेस्ट होगा छोटा सा, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट पे चलेंगे। अच्छा जी। अब ये देखिए, इसने क्या किया, 100% क्या दिया मुझे, प्लेजराइज कंटेंट दिया। और नीचे उसने मुझे बता दिया कि इस वाली जो साइट है यहाँ पे ये वाला जो है ब्लॉग एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है। अगर मैं इसके टाइटल को कॉपी करता हूं तो वही वाला हाँ, ब्लॉग ओपन हो गया। ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसको चेंज। मैं यहाँ पे आया। अभी आप लोगों ने कहना ओ ये क्या, ये तो इतना आसान काम है। ये ठीक है। सॉफ्टवेयर उसको सारा रीवर्ड कर देगा, ये कह रहे हैं हम? हाँ जी। अभी ठीक है। आपको बताता हूँ, ये रिवर्ट तो करेगा लेकिन इसके अंदर आपकी थोड़ी सी मेहनत होगी। सही। सबसे पहले जब आपने इसको रीराइट किया किसी भी टूल से, तो आपने पहले इसको चेंज करने से पहले अपने वर्ड्स में लाइक आपने चेंज करने से पहले इसका दोबारा से प्लेजरिज्म चेक करना है कि कहीं इसमें कोई प्लेजरिज्म आ तो नहीं रहा। ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दोबारा से इसको यहाँ पे जाके पेस्ट करेंगे। लोग इतने वर्ड्स रिमूव कर देते हैं। अब इसको चेक करते हैं। ये सब फ्री टूल्स हैं, मैं आपको बता दूंगा। ये 1000 वर्ड तक आप फ्री से जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड, अगर आपने रीराइट करना है तो क्विल बोट है, लिखें अपने पास। अगर नहीं खरीदने हैं तो ये टूल्स बिल्कुल फ्री हैं। क्विल बोट है। क्विल बोट के बाद आ जाता है आपके पास वर्ड टून। वर्ड टून। बताइएगा पहले वाला क्या आपने कहा, दोबारा बताइएगा जरा। क्विल बोट, क्विल बोट। स्पेल कीजिए। वोट। अच्छा, बेसिकली ये प्लेजरिज्म चेकर जो है, ये सॉफ्टवेयर ये बच्चे यूज करते हैं ये भी जब वो फ्री है। इधर एक दूसरे फोटो, वो कॉपी, एक दूसरे बच्चे की कॉपी करके ये यूज करके चेंज कर लेते हैं अपने असाइनमेंट को। ये वो चीज है? हाँ जी। ये वही चीज है ख्वाजा साहब, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा। प्लेजरिज्म वैसे ही है। वालेकुम सर जी, मैं एक मीटिंग में हूँ सर। ठीक है सर। वो मीटिंग अभी खत्म नहीं हुई, बस थोड़ा ठहर के शुरू हुई है, तो अब तकरीबन 5:15 5:30 तक आप, फिर मैं करता हूँ आपको। ठीक, ओके, अल्लाह हाफिज़। इंटरनेट बहुत स्लो हुआ हुआ है आपका।
खैर, अब आप लोग देख लो, कोई मसला नहीं। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जो पहले हमारे पास कंटेंट था उसके अंदर क्या आ रहा था हमारे पास, 100% प्लेजराइज आ रहा था, ठीक है। अब उसने क्या किया, 72% और 28%, लेकिन आपने इस 28% को भी खत्म करना है। अब वो कैसे खत्म करना है, आपने उसने क्या किया, ये नेम्स के अंदर क्या है, प्लेजराइज है। अब ये तो नेम्स हम लोग चेंज नहीं कर सकते, और ऐसा जो अब हम लोग डिफरेंट कंपनीज के अगर लिए काम कर रहे हैं, डिफरेंट सोसाइटीज के लिए काम कर रहे हैं, उनका नेम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो खुद एक कीवर्ड्स है, ठीक है, लोग उनको सर्च करते हैं। तो ऐसा जो लाइक सोसाइटीज के अगर नाम आ रहे हो तो वो प्लेजराइज काउंट नहीं होता, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको कहीं पे भी आ रहा होगा तो वो प्लेजराइज काउंट होगा। अगर अब आपने ये लाइंस पढ़नी है, देखना है इसमें से कहीं पे भी प्लेजरिज्म नहीं आ रहा। अब मैंने क्या करना है, एक टूल पे जाना है जिसका नाम है ग्रामरली, ये भी फ्री है। आवाज आपकी बंद हो गई है, आप कुछ बोल रहे हैं नहीं बोल रहे? जी जी, वो लोड हो रहा है पेज। अच्छा, ओके ओके। अच्छा जी। अब जैसे ही मैंने इसको ग्रामरली पे डाला, ये देखिए ये ऑटोमेटिकली आपको ग्रामर की मिस्टेक्स बताएगा, ठीक है। आपने इन सारी मिस्टेक्स को, ग्रामेटिक को पहले खुद ही ऑटोमेटिकली क्या करना है, एक्सेप्ट करते जाना, ठीक है। जैसे यहाँ पे टोटल में इसके अंदर जो आ रही हैं वो 53 मिस्टेक्स आ रही हैं। हम्म। हम्म। ये 5 मिनट आपके लगते हैं, लेकिन कंपनीज जितनी भी हैं, आप इसी जो फर्स्ट वाला वे मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी का कंटेंट पकड़ा, उसको ही रीराइट किया, ना तो इसके अंदर एआई आता है और ना ही इसके अंदर प्लेजरिज्म आता है। अभी आपको करके भी दिखाता हूँ, दोबारा से चेक। इसमें कोई एक्सेप्ट ऑल की ऑप्शन नहीं है? नहीं, ये आपको एक एक पढ़ के ठीक करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। अब ये देखें, चले आपने अच्छा किया बल्कि बता भी दिया। अब वो कह रहा है कि अगर ये लाइन है, द रिजल्ट इज मोर डिजायरेबल प्लेस टू लिव इन टू ओवर द लॉन्ग रन। अब ये जो वर्ड है ना, इसकी कोई अंदर सेंस नहीं बन रही, ये एक्स्ट्रा वर्ड है, ठीक है। अगर तो इसके अंदर कोई ऐसा वर्ड होता है जिसके मैं चाहता कि वो हो, कि उसके बगैर सेंस नहीं बन सकती, तो मैं इसको शायद ना एक्सेप्ट करता। अब मुझे ये एक्स्ट्रा वर्ड लग रहा है, इसलिए मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड में आते हैं, वो कहता है कि भाईजान ये जो टू भी है ना, ये भी एक्स्ट्रा है, ठीक है। अगर आप डीएचए लाहौर हैज बीन रिगार्डेड एज मोस्ट लग्जरियस एंड कॉस्ट इफेक्टिव हाउसिंग सोसाइटी, अगर आप लिख देते हैं तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा, टू बी की भी कोई सेंस नहीं बन रही, ठीक है, मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अब ये क्या कह रहा है, ड्यू टू द फैक्ट। अब मैं इसको रेज नहीं करना चाहता, ठीक है। क्यों क्यों नहीं करना चाहता, कि लोग फैक्ट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। अब वो तो कह रहा है कि वर्ड्स कम कर दो, लेकिन मैं नहीं करूंगा क्योंकि फैक्ट है, ठीक है। इसको मैं डिसमिस कर रहा हूँ। इसी तरह आपने आगे पढ़ना है और इनको करते जाना है, लेकिन अपनी सेंसेस के लिहाज से जो चीज आपको रिक्वायर्ड होगी आपने उसको एक्सेप्ट करना है, जो आपको चीज नहीं रिक्वायर्ड उसको आपने एक्सेप्ट नहीं करना। अब जैसे ये है, सेपरेटेड को वो कह रहा है यहाँ पे आपके कोमाज होने चाहिए, देखिए 2 दफा आ रहा है, लोकेटेड लोकेटेड, ठीक है। इसको हम लोग करेंगे, वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, खत्म हो जाएगा। अब वो कह रहा है सेपरेटेड की बजाय आप डिवाइडेड लिख दें, ठीक है, मैं नहीं लिखना चाहता।
इसमें अब आ जाता है इंग्लिश एक्सेंट, मतलब जो यूके होता है और अमेरिकन एक्सेंट। अब इसमें फर्क क्या है? यूके वाले जो है वो डिजायर के अंदर अगर आप लिखते हो ना, कोई ऐसा वर्ड जिसमें आ रहा हो कस्टमाइज, ठीक है, वो कस्टमाइज लिखते हैं जेड के साथ। यूएस वाले जो लिखते हैं वो एस के साथ लिखेंगे। ठीक है, ये डिफरेंस आता है एस का और जेड का। इसी तरह काफी ज्यादा डिफरेंस आते हैं, वो हम लोग इंग्लिश की क्लास किसी दिन अगर रखे तो उसके अंदर डिस्कस करेंगे। इसको भी मैं डिसमिस कर दूंगा। रेड वाले जो है वो तो लाजमी हो गए। हाँ, रेड वाले, क्योंकि ये पंक्चुएशन है, विदाउट पंक्चुएशन आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं। ठीक है, पंक्चुएशन आपकी होना बहुत जरूरी है, इसलिए रेड वाले तो आपने जरूर करने हैं। G7 UV अच्छा, अब ये हो गया हमारा फर्स्ट कीवर्ड क्या था जो हम लोगों ने सर्च किया था? KW फाइंडर। नहीं नहीं, अपार्टमेंट्स के बारे में जो था, हाँ वो पूरा वो क्या था? स्टूडियो अपार्टमेंट फॉर अपार्टमेंट। रेंट, ठीक है, स्टूडियो अगर अपार्टमेंट मैंने फॉर रेंट। यहाँ स्टूडियो पे स्टूडियो स्टूडियो। अपार्टमेंट इन लाहौर का कीवर्ड डालना है तो मैं कैसे डालूंगा? ठीक है, मैंने इसको क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? तो सबसे पहले अपार्टमेंट, कि मेरे यहाँ पे कितनी दफा अपार्टमेंट आ रहे हैं। अच्छा अच्छा पेज में। अच्छा, अच्छा, ये हमने लिखा है हाउसिंग सोसाइटी के ऊपर क्योंकि हमने लिखा था सोसाइटीज। अब अपना कीवर्ड ऐसा कोई बताएं जो सोसाइटीज के ऊपर हो। हाउसिंग सोसाइटी आगे, हाउसिंग सोसाइटी इन लाहौर कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है हाउसिंग सोसाइटीज। ठीक है, अब मैंने इस इधर क्या करना है, यहाँ पे अपना कीवर्ड लगाना है इन लाहौर, हाउसिंग सोसाइटी इन लाहौर। इसको मैंने क्या कर देना है, थोड़ा सा बोल्ड। ओके जी, अब मैंने क्या किया, अपना एक पूरा सेंटेंस बना दिया ताकि रिलायबल एंड वन नाउन हाउसिंग सोसाइटीज इन लाहौर। ठीक है, स्टिल सम ऑफ द सोसाइटीज आर चीप एंड सम डिमांड्स मोर देन एक्सपेक्टेड प्राइसेस। मैंने अपना कीवर्ड सिर्फ एक प्लेस करने के लिए
उसकी सेंस बनाने के लिए मैंने एक सेंटेंस जो है अपने से राइट किया। इसी तरह आपने फर्स्ट पैराग्राफ में लगा लिया, आपने नीचे भी जहां जहां पे सोसाइटीज आ रही होंगी अपने 3 से 4 कीवर्ड। जैसे मैं अब बात करता हूँ, मैंने आपको कहा था फर्स्ट पैराग्राफ में हमारा क्या आना चाहिए, कीवर्ड आना चाहिए। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रॉयल रेजिडेंसिया लाहौर। अब ये इसका क्या है, सेकेंडरी कीवर्ड है, क्योंकि इसके ऊपर काफी लोग सर्च करते होंगे, काफी इस पे ट्रैफिक होगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या करना है, अपने साथ क्या करना है, एक कीवर्ड लगाना है। मैं यहाँ पे जो रॉयल हाउसिंग सोसाइटी है इसे क्या करूंगा, रॉयल को रिमूव करूंगा। विच को मैं रेज कर दूंगा। बस इतना सा काम। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इसको ब्लॉक को पकड़ना है। सबसे पहले मैं इसका टाइटल दूंगा। अच्छा जी, यहाँ पे एक और चीज आती है, जो कि आती है H1, H2, H3 और H4। अब हेडिंग 1, 2, 3, 4 क्या होती है, आप लोग तो डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। H1 क्या होती है, किसी को पता है? मेन हेडिंग जो चल- जी, मेन टाइटल या मेन आईडी। हाँ उसको क्या कहते हैं, एच टाइप एच। क्यों कहते हैं H1? चलो, इसकी एक एग्जांपल देता हूँ, फनी सी देता हूँ, आप सब हंसेंगे भी और एग्जांपल भी हो जाएगी। घर में सबसे बड़ा कौन होता है, जो घर को रिप्रेजेंट कर रहा है? वालिद साहब। उनके बाद उनकी बेगम। ठीक है, सबसे ऊपर कौन है, वालिद। अगर किसी को पुलिस ने पकड़ना हो ना, फाइंड करना हो, कोई मामला हो जाए, तो सबसे पहले वालिद का पूछते हैं। बैंक में आप लोग फोन करते हैं, वो तब तक आपको पैसे नहीं या आपको आप बैलेंस नहीं बताएंगे जब तक आप उनको क्या नहीं बताते, अपनी वालदा का नाम। ठीक है, बैंक वाले आपसे क्या पूछते हैं, वालदा का नाम। सबसे पहले किसने रिप्रेजेंट किया, जिसका नादरा में रिकॉर्ड होता है, बाप। बाप के बाद किसने रिप्रेजेंट किया, मदर ने। मदर के बाद कौन आता है, बच्चे। ठीक है, सबसे बड़ा बेटा या बेटी आएगा, फिर उससे छोटा। अब बाप क्या है, वो H1 है। ठीक है, अगर हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, अगर फर्दर हमने किसी उसके खानदान के बंदे को एक्सप्लेन करना है, तो हम वालदा को जब एक्सप्लेन करेंगे वो क्या होंगी, H2। फिर हमने सबसे बड़े घर के फर्द को, यानी बेटा है या बेटी है, वो क्या है, H3। और जो सबसे छोटा होगा उसको क्या कहेंगे, H4। अब एग्जाम्पल इसमें क्यों दी, इसका मकसद क्या है, अगर मैंने एक मेन टाइटल दिया या हेडिंग दी, मैं उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फर्स्ट करो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मैं क्या दूंगा, डिजिटल मार्केटिंग को H1 की हेडिंग। अगर मैंने डिजिटल मार्केटिंग को फर्दर एक्सप्लेन करना है कि इसके अंदर कौन कौन सी फील्ड आती हैं, तो फील्ड की हेडिंग में क्या दूंगा, H2। उन फील्ड्स के अंदर जैसे हम लोग कंटेंट राइटिंग के ऊपर हैं, फर्दर जो फील्ड्स आ रही हैं उसके अंदर, जैसे हम लोग अभी एसईओ कर रहे हैं, कॉपी राइटिंग कर रहे हैं, इसको मैं किस में रिप्रेजेंट करूंगा, H3 के अंदर। अब एसईओ राइटिंग के अंदर जो हम लोग टूल्स को यूज कर रहे हैं, उसको अगर मैंने उसके अंदर आर्टिकल के अंदर रिप्रेजेंट करना है, तो मैं किस में करूंगा, H4 के अंदर। H1 जो होता है उसका 20 होता है साइज, ठीक है, फॉन्ट के अंदर। H2 जो होता है उसका 18 होता है। H3 का इसी तरह 16 होता है, H4 का 14 होता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो 11 या 12 होता है वो सिंपल टेक्स्ट आ जाता है। अब मैंने क्या किया, मैं दोबारा से इसको पकड़ूंगा, ये वाले ही ब्लॉक को। ठीक है, और इसको मैं जाके दोबारा से इसका प्लेजराइज चेक करूंगा।
हाथ वाले पहले लाइट जला दे, मेहमान आ रहे हैं। अच्छा स्पीड स्लो है, ये है बैठता है स्पीड स्लो है इंटरनेट की। आज। हाँ। अच्छा अली साहब, अभी पहले हमने प्लेजरिज्म से गए थे ग्रामरली में, और उधर से फिर वापस आए हैं प्लेजरिज्म पे, है अच्छा, ना? अब मैं आपको ये बताता हूँ क्यों गए थे। सबसे बेसिकली पहले हम लोगों रिफाइनमेंट ने, प्रोसेस। हाँ जी, आगे बोले प्लीज। जी, हम लोगों ने सबसे पहले क्या पिक किया, आर्टिकल को पिक किया किसी जगह से, ठीक है। उसको हमने क्या किया, रीराइट। रीराइट करने के बाद हम लोग दोबारा से गए थे प्लेजरिज्म चेक करने कि उसके अंदर कितना प्लेजरिज्म है, ठीक है। प्लेजरिज्म हमने इसलिए चेक किया ताकि हम लोग जब आर्टिकल दोबारा से इसको, इसके अंदर कीवर्ड इंसर्ट करें या इसको एसईओ ऑप्टिमाइज करें तो हम उसका प्लेजरिज्म भी रिमूव कर लें, जो हमारा प्लेजरिज्म आ रहा था। पहले कितना था, 23%, अब कितना हो गया, 13%, क्योंकि जहां जहां पे प्लेजरिज्म आ रहा था मैंने उसको रिमूव भी कर लिया और अपने कीवर्ड्स भी ऐड कर लिए। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि किस किस के ऊपर प्लेजरिज्म को कहाँ कहाँ पे आ रहा है। अब हेडिंग्स के ऊपर आ रहा है। हेडिंग्स क्या है, वो सोसाइटीज के नाम है, और वो जो सोसाइटीज के नाम है जाहिर बात है वो हमारे ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनको अपने यूज करना ही करना है। इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, इसको प्लेजराइज नहीं माना जाता, ठीक है। इसको अब मैं क्या करूंगा, अब मैं रियल टाइम कंटेंट एनालाइजर पे चला जाऊंगा। वहां पे जाके चेक करूंगा कि ये मेरा कंटेंट एसईओ ऑप्टिमाइज है या नहीं है। यहाँ पे मैंने एसईओ कंटेंट पेस्ट किया और अपना कीवर्ड लिख देना है। अच्छा जी, ये है हमारा कंटेंट असेसमेंट। अब वो क्या कह रहा है कि 22% ऑफ द सेंटेंसेस कंटेन पैसिव वॉइस, ठीक है। ये कम से कम आपके कितने होने चाहिए, 10% होना चाहिए। पैसिव वॉइस रिमूव कैसे करने हैं, अगर हमारे किसी ब्लॉक के अंदर पैसिव वॉइस आ जाते हैं तो हमने रिमूव कैसे करने हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, ये वाला देखते हैं। ये loads of like 3, 5, 10 मरला as well as one canal are being offered। अब ये क्या है, अभी मैंने बताया था, ये क्या है, पैसिव ये वॉइस, ठीक पैसे है। वॉइस है, पैसे। इसको मैं अभी रिमूव कर दूंगा, ठीक है, अभी ये ऐसे ही सॉरी, रिमूव। एक सेकेंड सर, अली साहब ये जब बताएंगे तीसरी, अब ये जो चीज है इसका क्या नाम है, कंटेंट असेसमेंट के लिए जो यूज कर रहे हैं, ये इसका रियल प्रोग्राम टाइम, का नाम है? इसका नाम है रियल टाइम कंटेंट एनालाइजर। अच्छा, रियल टाइम कंटेंट। ठीक, थैंक यू। उसके बाद मैं ये आपको अली बता साहब, कि सॉरी अली आपने, साहब, ये सारे के सारे जो आप सॉफ्टवेयर बता रहे हैं ये हमें खुद से डाउनलोड करके एक जगह पे सेव करके रखने हैं ताकि हम नहीं इनको ये बार सब बार यूज कर ऑनलाइन है। सकें? आपने जस्ट इनका लिखना है नाम और ये खुद ही आ जाएंगे, मतलब आप डाउनलोड नहीं कर सकते, वेबसाइट वेब पे आएंगे, ऐप नहीं है अच्छा इनकी। ठीक है, डाउनलोड नहीं होते, राइट, ओके, समझ नहीं। आई। अच्छा जी, अब मैं आपको दिखाता हूँ नीचे कितने हो गए, 15%। मैंने क्या रिमूव किया, ये आपको दिखाने का मकसद ये था कि जो मैंने आपको बताया, इजी सा वे कि इज आर एम के साथ जहां पे भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रही होगी वो क्या है, आपके पैसिवाइज, उसको आप रिमूव करेंगे ऑटोमेटिकली। अभी मैंने सिर्फ 3 लाइंस में से पैसिवाइज रिमूव किया है तो उसने मेरा 10% जो है वो कम कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, अच्छा जी, रीडेबिलिटी क्या होती है, सबसे पहले रीडेबिलिटी होती है, मैं अगर हूं पीएचडी का स्टूडेंट या एमएससी का स्टूडेंट, आप हैं मैट्रिक के स्टूडेंट, जारी बात है मेरी ग्रामर के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो आप नहीं पढ़ सकते, या वो आपके बुक्स के अंदर आपने कभी भी वो रीड नहीं किए होंगे। तो अगर मैं उस वर्ड्स को अपने कंटेंट के अंदर यूज करूंगा तो मेरी रीडेबिलिटी क्या होगी, हाई होगी, ठीक है, मैं उसको नहीं पढ़ सकता।
ओ सॉरी, मैंने उल्टा कर दिया, कम होगी। रीडेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर मैं सिंपल इंग्लिश में लिखूंगा दिस इज एन एप्पल, तो हर एक बंदा रीड कर सकता है, मैट्रिक के सॉरी नर्सरी के बच्चे से लेके आपके पीएचडी लेवल तक हर बंदा उसको कर सकता है, तो उसकी रीडेबिलिटी क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। तो आपने कभी भी ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करने जो कि आपके बहुत ज्यादा लाइक किसी को पढ़ने में उसको मुश्किल हो। इजी से इजी वर्ड्स में आपने लिखना है। इसका मतलब ये होता है कि आपने सिंपल इंग्लिश में लिखना है। ठीक है। अच्छा जी, रीडबिलिटी के वो क्या कह रहा है मुझे कि आपके कुछ ऐसे हैं वर्ड जो आपके तीन जो सेंटेंस हैं वो एक ही वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं। ये भी एक ग्रामेटिकल एरर होता है। अगर आप ब्लॉग राइट कर रहे हो या आप किसी भी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट राइट कर रहे हो, आप उसके अंदर एक ही सेम वर्ड के साथ आप थ्री लाइंस को अगर स्टार्ट कर रहे हो तो वो ग्रामेटिकल एरर है। ठीक है। अच्छा जी, अब वो कैसे ग्रामेटिकल एरर है इसको हम लोग देखते हैं। अच्छा जी, ये देखें, अल्कबीटाउन अल्कबीटाउन, ये भी वर्ड जो है अल्कबीटाउन से स्टार्ट हो रहा है। ये भी लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, अल्कबीटाउन से। तो अगर मैं इसमें से एक अल्कबीटाउन को खत्म कर देता हूँ, जस्ट लिख देता हूँ सोसाइटीज, देखें वो भी खत्म हो गया। ठीक है। तो इसी तरह आपने एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट बनाने के लिए आपने ये सारी चीजें जो हैं कम से कम ऑरेंज में और ग्रीन में करनी है। ठीक है, रेड में नहीं आपकी होनी चाहिए। स्वाय रीडेबिलिटी के, रीडेबिलिटी अगर आपकी कम भी होती है वो चल जाती है, लेकिन आपके बाकी जो जितने भी पोर्शंस हैं वो आपने ग्रीन या फिर ऑरेंज तक रखने हैं। यहां तक सारी समझ आई। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमने चैट जीपीटी के थ्रू अगर कोई कंटेंट बनाना है एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल, तो वो मैं कैसे बनाऊंगा। ठीक है। ये प्रोम सारे अपने पास नोट कर लेना। should be immunized. Control. एग्जैक्टली exactly.
क्या देखो ये देखें, उसने क्या किया, आपको इमेजेस भी जनरेट करके दे दिए साथ, कि आप लोग ये भी ब्लॉग में यूज कर सकते हैं। अब उसने कितना इंगेजिंग आपको बना दिया, देख इमेजेस रहे का हैं? तो हमने उसे कहा नहीं था। जी, हमने उसको इमेजेस डालने का तो कहा ही नहीं था। एग्जैक्टली लेकिन उसको पता है कि आजकल एसईओ, आप जब ऑप्टिमाइज आर्टिकल लिख रहे होते हैं, उसके हर जी। पैराग्राफ के साथ आपकी इमेजेस आ रही होती हैं। सही। सही। देख रहे हैं, जो हमने उठाया भी था वहां पे भी सारी इमेजेस यूज हुई हैं। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसका क्या करेंगे, एआई चेक करेंगे। इसमें प्लेजरिज्म तो नहीं आता, ठीक है। इसमें क्या आता है, एआई, एआई डिडक्शन हम लोग चेक करेंगे। ऐसी ऑप्टिमाइजर। सॉरी, ये एक और सॉफ्टवेयर है, हाँ जी, एआई जी, चेकर। ये एआई चेक करने के लिए। ठीक है। बहुत दफा ऐसा होता है कि एआई नहीं भी निकलता, क्योंकि मैंने उसको कमांड दी थी कि ये ह्यूमनाइज होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोगों ने इसको क्या करना है, चेक करना है। किधर है क्या? जरा ह्यूमनाइज लफ्ज को डिटेल जरा इसके अच्छा, मीनिंग बताएं प्लीज। कंटेंट होता है जो इंसान खुद अपनी सोच के साथ लिखता है, ठीक है। ठीक है। उसके अंदर कुछ वर्ब्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हम लोग इंसान यूज करते हैं। एआई का अक्सर आप लोगों ने जब जनरेट करते हैं कंटेंट, वो आपको एक जैसा कंटेंट देता है, ठीक है। आपकी सारी लाइंस जो हैं आमतौर पर एक ही फॉर्मेट के साथ स्टार्ट हो रही होती हैं, एक ही जैसे सेंटेंसेस होते हैं। तो फौरन से देख के टूल्स को, लोगों को पता चल जाता है कि ये एआई है। अब ये देखिए, मैंने उसको कमांड क्या दी थी कि मेरा ह्यूमनाइज्ड होना चाहिए, तो मेरा ह्यूमनाइज्ड ही निकला। 99.96% ये जो कंटेंट है ये ह्यूमनाइज्ड है। करने की जरूरत नहीं है, इसको आपने सिंपली जाके किस पे कर डालना है, ग्रामरली पे। और इसके अंदर आपके ऑटोमेटिकली कीवर्ड्स भी ऐड होंगे, सब कुछ ऐड होगा, सही। ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है दूसरा तरीका। अब है तीसरा तरीका है। नहीं, ये है, अब एआई टूल्स के थ्रू अगर आप लोगों ने जनरेट करना है, चैट जीपीटी हो गया, ठीक है। चैट जीपीटी के बाद हम लोगों ने सीख लिया कि अगर हमने कहीं से उठाना है उसको कैसे चेंज करना है। अब है कि हमने डायरेक्टली एआई टूल्स के थ्रू, ना उसमें प्लेजरिज्म हो ना उसमें एआई हो। चैट जीपीटी से जो आप जनरेट करते हो उसमें आपको डर होता है कि कभी एआई आ सकता है, ठीक है।